ये है आपका रिवीजन लेक्चर और इसमें हम करने वाले हैं हमारे रिटर्न चैप्टर की रिवीजन। मैं आपको बता दूं कि मैं आज इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज हमारी जो डेट है वो है 12 अगस्त 2025 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये लेक्चर जो है रेलेवेंट है हमारे आने वाले सितंबर अटेम्प्ट के लिए। सितंबर अटेम्प्ट की सारी जो अपना अमेंडमेंट्स हैं वो इसमें कवर रहेंगी। इसके अलावा ये रेलेवेंट रहेगा आपका जनवरी 26 के लिए भी। जनवरी 26 की भी सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर रहेंगी। इसके बाद जो आने वाला अटेम्प्ट होगा यानी कि मई 26 और उसके मई 26 एंड उसके ऑनवर्ड्स, तो देखिए मैं सितंबर 25 तक की तो गारंटी देता हूं, यहां तक की तो हमारी सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर्ड हैं। अगर कल को जनवरी 26 के लिए आईसीएआई ने कोई अमेंडमेंट निकाली तो वो फिर आपको अलग से उसका लेक्चर मिल जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको डिस्कस करना पड़ेगा। और उसके आगे का भी सेम वही स्टेटस है कि आगे फर्दर मई के लिए कोई अमेंडमेंट निकाली या उससे आगे के लिए कोई अमेंडमेंट निकाली वो अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे अपना अमेंडमेंट लेक्चर में। बट अगर आपको अमेंडमेंट लेक्चर नहीं मिलता यूट्यूब चैनल पे तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका लेक्चर है, ये जो रिवीजन लेक्चर है, इसमें आपके आने वाले मई 26 तक के अटेम्प्ट्स की सारी बातें यहां पर कवर हो चुकी हैं। तो आइए अब अपन जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। और हमारा जो सबसे रिटर्न चैप्टर के अंदर सबसे हम पहले बात करें तो रिटर्न्स जो है वो क्यों भरी जाती हैं। तो रिटर्न जो होती है जैसे आपने पढ़ा है GSTR1 GSTR3 ये सब रिटर्न्स हैं। तो ये क्यों भरी जाती हैं, तो ये भरता कौन है? सबसे पहले टैक्स पेयर जो सप्लायर है वो भरता है रिटर्न। किसको भरी जाती है? गवर्नमेंट को भरी जाती है। रेगुलर इंटरवल्स पे जनरली मंथली भरी जाती है ये रिटर्न्स। इसके अलावा रिटर्न्स जो होती हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो रिटर्न्स के अंदर आपका टर्नओवर आती है, जो एग्जम्पशन मिलती है वो आती है, या फिर जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो आती है। पर्पस क्या है, तो आइए पर्पस डिस्कस करते हैं। अभी जो शुरू की बातें थी वो ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर्पस डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, रिटर्न का पर्पस क्या है। तो देखो लिख रखा है रिटर्न का पर्पस कि भाई इंफॉर्मेशन देने के लिए, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसके अलावा कंप्लायंस के लिए कि भाई टैक्स के रूल्स को फॉलो करने के लिए रिटर्न भरनी जरूरी है। इसके अलावा टैक्स लायबिलिटीज निकालने के लिए, क्योंकि आखिर R1 में ही आपकी सेल्स का पता चलेगा जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी कि आपको कितना टैक्स भरना है। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए भी रिटर्न जरूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ इनपुट्स मिलते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए कि कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ। अभी आज ये न्यूज आई है कि हमारे इनकम टैक्स की कलेक्शन थोड़ी कम हो गई है। तो जितनी रिटर्न भरी जाती है उसमें जितना टैक्स भरा जाता है उसी से पता चलता है गवर्नमेंट को कि भाई टैक्स बढ़ रहा है घट रहा है, ताकि वो एक डिसीजन ले सके। तो डिसीजन लेने के लिए और टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी रिटर्न जरूरी है। अगर रिटर्न ही नहीं होंगी तो हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई बंदा सही टैक्स भर रहा है या गलत टैक्स भर रहा है। इसके अलावा रिटर्न का जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं जो एक्ट में लिखे हुए हैं, स्टैट्यूटरी फॉर्मेट्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। वो जो फॉर्मेट्स हैं जैसे R1 एक फॉर्मेट है, 3B एक फॉर्मेट है, तो उसके अंदर ही हमें रिटर्न भरनी पड़ती है। रिटर्न कैसे भरी जा सकती हैं, तो रिटर्न भरी जा सकती हैं इंडिया में वैसे सेल्फ असेसमेंट होती है कि भाई आपको अपने आप अपनी लायबिलिटी टैक्स की असेसमेंट करनी है और फिर आपको रिटर्न भरनी है और टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। इसमें गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी, तो ये आपको खुद ही लायबिलिटी असेस करके रिटर्न भरनी होती है। हाँ, अगर आप गलत भरते हो तो फिर गवर्नमेंट आपको नोटिस देती है और आपसे पैसा रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा अगली जो बात आती है वो ये आती है कि भाई कहाँ भरी जाती है रिटर्न, तो कॉमन पोर्टल पे जीएसटी की वेबसाइट पे जाकर आप रिटर्न भरते हो। इसके अलावा आप जीएसटी की वेबसाइट पे भी भर सकते हो। इसके अलावा जिसके बहुत ज्यादा इनवॉइसेस हो, वो लिख रखा है कि अगर जिसके इनवॉइसेस ज्यादा हैं तो जीएसटी की वेबसाइट पे डायरेक्टली रिटर्न भरना वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो उसका दूसरा तरीका ये रहता है कि आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर हो, टैली में जो आप अकाउंट्स बनाते हो, टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसको डायरेक्टली आप अपने एक सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकते हो जो जीएसटी रिटर्न बनाने का स्पेशली सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारे ऑफिस में कॉम्प्यू जीएसटी नाम से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो टेली का डेटा डायरेक्टली उसमें जा सकता है कॉम्प्यू जीएसटी के अंदर, और उसके बाद वो सीधा अपना जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे R1 भर सकता है। तो इसीलिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की यूज करके भी हम अपना रिटर्न भर सकते हैं, या फिर जैसे कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स की यूज करके कुछ ऑफलाइन यूटिलिटीज लिख रखा है कि ऑफलाइन कुछ यूटिलिटीज होती हैं जिसकी हम यूज करके रिटर्न भर सकते हैं, और वो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप यूटिलिटीज डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन बेटर तरीका यही होता है कि आप प्राइवेट सॉफ्टवेयर परचेज करो जिससे ज्यादा आसानी से रिटर्न भरी जाती है।
इसके अलावा आप अपना जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर यानी कि किसी सीए या किसी इस तरह के बंदे से भी हेल्प ले सकते हो जो रिटर्न भरने का काम करता है। अगली बात ये आती है बेटा, जो रिटर्न भरी जाती है वो कॉमन होती है फॉर बोथ गवर्नमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग रिटर्न भरनी है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग रिटर्न भरनी है। जो आपकी R1 होगी वो दोनों के लिए कॉमन रहती है। आइए अब अपन ये बेसिक बातें डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर आपका एक आधा क्वेश्चन बन सकता है थियोरेटिकल और एमसीक्यू वगैरह। अब अपन आ जाते हैं सीधा अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा अगला है वो है सेक्शन 37 R1। तो ये है आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न भरना यानी कि GSTR1 भरना, उसके बारे में बात करनी है। तो R1 की अगर हम बात करें तो R1 किस किस बंदे को भरनी होती है? हर बंदे को भरनी होती है R1। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू फाइल R1। किसको नहीं भरनी होती? ये थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। मैं आपको जगह जगह बताता रहूंगा कि क्या आपको 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है और क्या एमसीक्यू बन सकता है। तो यहां पर आप ध्यान से उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने बोला ये 5-6 लोग हैं जिनको R1 नहीं भरनी होती क्योंकि इनको कुछ अलग रिटर्न्स भरनी होती हैं, जैसे कि ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और ये अपने सिलेबस में नहीं है। एनआरटी भी अपने सिलेबस में है, आगे बताऊंगा, इनको भी R1 नहीं भरनी होती। कंपोजिशन स्कीम वालों को भी R1 नहीं भरनी होती। इसके अलावा टीडीएस काटने वालों को और टीसीएस काटने वालों को भी R1 नहीं भरनी होती। इन सबको अलग रिटर्न्स भरनी होती हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। OIDAR आपके सिलेबस में नहीं है, इनको भी R1 नहीं भरनी होती। तो इन लोगों में से 2 लोग हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है और बाकी सारे अपने सिलेबस में हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगा कि इनको R1 की जगह और कौन सी रिटर्न भरनी पड़ती है। बाकी याद आपको सबके नाम करने हैं। एनआरटीपी, इसके अलावा आपका कंपोजिशन स्कीम वाला, इसके अलावा OIDAR, इसके अलावा आपका जो ISD है, और या फिर टीडीएस काटने वाले और ECO TCS काटने वाले, इन सबको दूसरी रिटर्न्स भरनी होती हैं। R1 जो है बेटा वो क्या कहते हैं अपना भरी जाती है मंथली और क्वार्टरली भी भरी जाती है। कुछ लोग क्वार्टरली भरते हैं, कुछ लोग अपना मंथली भरते हैं। और अगर नील R1 है तो SMS के थ्रू भी भरी जा सकती है। नील R1 तो आप मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड है उसके थ्रू SMS भेज सकते हो और उससे आपकी R1 हम सबमिट मान लेंगे। इसके बाद R1 भरने की ड्यू डेट क्या रहती है? तो R1 भरने की ड्यू डेट बेटा 2 हैं, 11 या 13। 11 जो ड्यू डेट होती है वो होती है नॉर्मल पर्सन के लिए और 13 ड्यू डेट होती है QRMP वाले के लिए। QRMP क्या होता है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ऑल्दो एक्ट में 10 तारीख लिख रखी है बट ये 10 तारीख आज के लिए वैलिड नहीं है। अब जो वैलिड है वो 11 या 13, QRMP वाले के लिए 13, और वैसे 11 तारीख नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को R1 भरी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये फरवरी महीने की बात हो रही है, तो फरवरी महीने के केस में अगर हम बात करें 28 फरवरी का महीना होता है, तो 11 मार्च तक ये जो हमें R1 या 13 मार्च तक R1 जो है वो भरनी होती है, सबमिट करनी होती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या सर जो इनवॉइस हैं अपना, मेरे हजारों इनवॉइस हैं, बहुत बड़ी कंपनी हूं मैं तो मेरे हजारों इनवॉइस हैं, तो क्या जो मेरे इनवॉइस हैं मैं सिर्फ इस 1 मार्च से लेकर 11 मार्च, क्या इसके बीच में इनवॉइस अपलोड कर सकता हूं या फिर ये इनवॉइस पहले भी अपलोड किए जा सकते हैं? तो बेटा आंसर इसका ये है कि जब फरवरी महीना चल रहा है तो आप फरवरी महीने के अंदर भी फरवरी के इनवॉइसेस अपलोड करके छोड़ सकते हो वेबसाइट पे आप इनवॉइसेस अपलोड करके रख सकते हो, लेकिन सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि मंथ कंप्लीट नहीं हुआ। फरवरी की R1 भरनी है तो फरवरी के इनवॉइसेस आप अपलोड करके रख सकते हो बट सबमिट नहीं कर सकते। सबमिट कब कर पाओगे? आप 28 फरवरी खत्म होने के बाद ही सबमिट करवाओगे, यानी कि 28 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक इन दिनों के बीच में आप इन इनवॉइसेस को क्या कर पाओगे? सबमिट कर पाओगे। या फिर अगर आपको जो है अपना मंथ के दौरान, फरवरी महीने के दौरान अपलोड नहीं करने तो मत अपलोड करो, आप डायरेक्टली 28 फरवरी के बाद भी अपलोड कर सकते हो और यहीं सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के इनवॉइस ज्यादा हो तो जनरली वो प्रेफर करता है कि अपना धीरे धीरे वो सारा महीना अपलोड करता रहता है और फिर यहाँ 11 मार्च से पहले पहले वो सबमिट कर देता है। इसके अलावा अब अगली बात जो आती है वो आता है बेटा कि किन किन लोगों को R1 फाइल नहीं करनी दी जाएगी। ये टॉपिक भी आपका पेपर में आ सकता है, 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन एज वेल एज MCQ, कि किन किन लोगों को R1 फाइल नहीं करनी दी जाएगी। तो ये है बेटा, अगर किसी बंदे ने पिछले महीने की R1 ना भरी हो, अगर किसी बंदे ने इफ R1 ऑफ पिछला महीना इज नॉट फाइल्ड, अगर पिछले महीने की R1 ना भरी हो, और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न में आते तो पिछले क्वार्टर की अगर आपने R1 ना भरी हो तो इस मंथ की या इस क्वार्टर की आपको R1 नहीं फाइल करने देंगे। जैसे कि आपने मान लो मई महीने में हो, अप्रैल की R1 नहीं भरी तो आपको मई की R1 नहीं भरने देंगे, मई की R1 नहीं भरी तो जून की R1 आपको नहीं भरने देंगे।
और सिमिलरली 3B, अगर आपने 3B भी नहीं भरी होगी तो भी आपको R1 नहीं भरने देंगे। तो R1 और 3B में से कुछ भी अगर आपने नहीं भरा तो आपको नेक्स्ट मंथ की R1 फाइल नहीं करने देंगे। यही बात आगे लिख रखी है कि शैल नॉट बी अलाउड R1 इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड 3B। तो अगर आपने पिछले महीने की 3B नहीं भरी तो भी आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। अगर आप QRMP में आते हो तो आप क्वार्टरली भरते होगे, तो अगर आपने पिछले क्वार्टर की 3B नहीं भरी तो भी आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। सीधी सी बात यह है कि अगर आपने पिछले महीने की या पिछले क्वार्टर की R1 या 3B नहीं भरी तो आपको इस मंथ की या इस क्वार्टर की R1 या 3B नहीं भरने देंगे। इसके अलावा एक रूल है 88C, अगर आपने 88C रूल तोड़ा तो भी आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। 88C रूल क्या होता है ये थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा 88D रूल भी अगर आपने तोड़ा तो भी आपको जो है R1 फाइल नहीं करने देंगे, इसको भी मैं अभी डिस्कस करता हूं। इसके अलावा अगर आपने 10A रूल तोड़ा तो भी आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। 10A रूल क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बोलता है कि अगर आपने अपना 10A तोड़ा, यानी कि आपको आरसी लेने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी होती है। 30 डेज के अंदर अंदर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी होती है, और वो 30 डेज या फिर फाइलिंग ऑफ फर्स्ट R1 विच एवरेज अर्लियर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका मतलब आप रूल 10A तोड़ते हो, और अगर रूल 10A तोड़ा तो आपको जो है आपका RC भी कैंसिल हो सकता है और आपको हम R1 भी फाइल नहीं करने देंगे नेक्स्ट मंथ की। तो ये वाली बात है बेटा। इसके अलावा नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि भाई हाँ, आगे लिखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंथ खत्म होने से पहले R1 सबमिट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, वो ये बताई थी कि भाई आप जो है ये 28 तारीख को मंथ खत्म होता है, उससे पहले पहले सबमिट नहीं कर सकते। आप अपलोड तो कर सकते हो इनवॉइस, सबमिट नहीं कर सकते। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 28 तारीख से पहले पहले, यानी कि मंथ खत्म होने से पहले पहले भी वो लोग सबमिट कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग हैं जो सबमिट कर सकते हैं? एक तो है भाई CTP, और एक है आपका जिसका आरसी कैंसिल हुआ है। जिसका आरसी कैंसिल हुआ है तो कैंसिल होने से पहले पहले से सारी रिटर्न भरवाई जाएंगी, वो भी मंथ खत्म होने से पहले पहले सबमिट कर सकता है R1। और दूसरा जो CTP है, CTP का तो आरसी क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए। तो उसका अगर मंथ के बीच में आरसी खत्म हो रहा है या अब तो वो अपना पहले भी क्या कर सकता है, R1 फाइल कर सकता है, क्योंकि उसका हो सकता है कि मंथ खत्म होने से पहले पहले आरसी खत्म हो जाए तो वो भी पहले R1 फाइल कर सकता है। अब R1 के कंटेंट्स क्या हैं ये आप थोड़ा रीड कर लेना, बाकी एग्जाम में तो ज्यादा आने के चांसेस नहीं हैं। इसके बाद अगली जो बात आती है बेटा वो कर लेते हैं अपन, वो है बेटा, हाँ जी, तो वो बात आती है बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको डालनी जरूरी है इन कंटेंट्स के अंदर। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको R1 के अंदर अपलोड करनी जरूरी है हर इनवॉइस की। अगली बात आती है बेटा, हर इनवॉइस अपलोड नहीं होता। इनवॉइस R1 में कभी अपलोड नहीं होता। R1 में सिर्फ उनकी क्या अपलोड होती है, उनकी डिटेल्स अपलोड की जाती हैं, इनवॉइस अपलोड नहीं होता, उसका नंबर वगैरह, उसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल अपलोड की जाती है। इसके अलावा B2B सेल्स क्या रहती हैं, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है उसको B2B बोलते हैं, और अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को बेचता है उसको B2C बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई कौन कौन सी डिटेल अपलोड करनी है R1 के अंदर, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो बेटा इस चार्ट से आप डिस्कस कर पाओगे कौन कौन सी डिटेल अपलोड करनी है हमें R1 के अंदर। तो बेटा ये देखिए कि R1 में सबसे पहले अपन बात करते हैं B2C, ये सेल्स हैं, और यहां हमारे पास B2B सेल्स हैं। B2B सेल्स हैं और B2C सेल्स हैं। अगर हम B2B की बात करें तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी R1 के अंदर, हर इनवॉइस की डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेगी R1 के अंदर। तो अगर B2B की बात करेंगे, हमारे यहाँ पर ये जो इनवॉइसेस हैं इनकी बात करेंगे, तो आपको हर इनवॉइस की डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी R1 के अंदर। और अगर हम बात करेंगे यहाँ जो हमारे ये B2C वाले हैं, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो इंट्रा स्टेट वाले हैं, जो इधर लिखा हुआ है, यहाँ इंट्रा स्टेट लिखा हुआ है, इंट्रा स्टेट,
इनके केस में आप एक कंसोलिडेटेड इकट्ठा करके आप इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो। और इंटरस्टेट वाले के केस में भी मैं समझाता हूं क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको B2B बताया। जो B2B इनवॉइस हैं यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेल्स हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सेल्स हैं, उसकी तो इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि हर इनवॉइस की अलग डिटेल अपलोड होगी। और अगर B2C है उस केस में दो हिस्से हो जाएंगे, इंटरस्टेट अलग, इंट्रास्टेट अलग। इंट्रास्टेट के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो इंट्रास्टेट होगा वहां पर अलग अलग जो सारे इनवॉइसेस की कंसोलिडेट करके हम डिटेल अपलोड कर सकते हैं। कंसोलिडेट करके हम सारे इनवॉइसेस की डिटेल अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आईटीसी नहीं चाहिए रेसिपिएंट्स को। बट यहां ये ध्यान रखना पड़ेगा रेट वाइज कि कंसोलिडेट तो कर सकते हो, लेकिन रेट वाइज कंसोलिडेट करना है, यानी कि 5% वाला इनवॉइस अलग कंसोलिडेट करने हैं, 12 वाले अलग कंसोलिडेट करने हैं, इस तरीके से। और अगर हम इंटरस्टेट की बात करेंगे तो उस केस में 1 लाख से कम वाले इनवॉइस को फिर से आप कंसोलिडेट कर सकते हो, लेकिन कंसोलिडेट करते टाइम ध्यान रखना स्टेट वाइज एंड रेट वाइज कंसोलिडेट होगा। अब वहां स्टेट वाइज क्यों नहीं लिखा था? वहां स्टेट वाइज इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वहां एक ही स्टेट था, इंट्रास्टेट था। बट यहां क्योंकि इंटरस्टेट है तो इसीलिए स्टेट वाइज कंसोलिडेट होगा। स्टेट वाइज कंसोलिडेट का मतलब कि मान लो आप सामान दिल्ली भी बेचते हो, पंजाब भी बेचते हो, तो दिल्ली वाले सारे इनवॉइस अलग कंसोलिडेट हो जाएंगे, पंजाब वाले अलग कंसोलिडेट हो जाएंगे। और रेट वाइज भी होगा, 5% दिल्ली के अलग होंगे, 12% दिल्ली के अलग होंगे, 5% पंजाब के अलग होंगे, 12% पंजाब के अलग होंगे। और 1 लाख से ऊपर के जो इनवॉइस हैं उनको तो इनवॉइस वाइज ही अपलोड करना पड़ेगा, अलग अलग इनवॉइस की डिटेल जाएगी उस केस में। जैसे मैं आपको ये बता रहा था, इसी बात की हम डिटेल दोबारा बताता हूं मैं आपको कि अगर आपके जो सेल है वो B2B है, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी R1 में। अगर B2C है तो वहां पर आपको इंट्रा स्टेट में सारे आप कंसोलिडेट कर सकते हो रेट वाइज। इंटर स्टेट में 1 लाख से ऊपर वालों की इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, और अप टू 1 लाख वालों को आप रेट वाइज एंड स्टेट वाइज कंसोलिडेट कर सकते हो। इसके अलावा हम अगली बात आती है बेटा कि जो ये हमारा इनवॉइस है उनकी कभी भी स्कैन्ड कॉपीज नहीं जाती हैं। सिर्फ इनवॉइस के केस में क्या जाता है, क्या अपलोड होता है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड होती है। अब HSN कोड कि आपने बोला कि इनवॉइस की इंफॉर्मेशन अपलोड होती है, तो आखिर इनवॉइस की कौन सी इंफॉर्मेशन अपलोड होती है, तो उसकी बात करते हैं। तो इनवॉइस का GST नंबर, सप्लायर का, रेसिपिएंट का वगैरह वगैरह, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब तो अपलोड होता ही है। साथ में उस इनवॉइस में HSN कोड क्या है, क्या प्रोडक्ट बेचा उसका HSN कोड क्या है, ये भी अपलोड होता है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम से आपको समझाते हैं कि अगर बंदे की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, इधर देखिए लिख रखा है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ सप्लायर, जो R1 भर रहा है उसकी बात हो रही है, अगर जो R1 भर रहा है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो उस केस में वो B2B इनवॉइसेस तो 4 डिजिट अपलोड करेगा HSN कोड की। HSN कोड वैसे 8 डिजिट के होते हैं। और B2C के केस में वो उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें ऐसे सप्लायर की जिसकी टर्नओवर पिछले साल की 5 करोड़ से ज्यादा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो उस केस में उसको अपलोड करना मैंडेटरी है 6 डिजिट, चाहे कोई भी सेल हो 6 डिजिट। तो अगर कोई बड़ा सप्लायर है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर सबकी मिलाकर, एक पैन नंबर में सबकी मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर है, तो 6 डिजिट अपलोड करनी पड़ेगी, B2B भी B2C भी। और अगर अपना पिछले साल की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उसकी, तो फिर B2B में 4 डिजिट और B2C में अपलोड करने की HSN कोड जरूरत नहीं है। इसका एक क्वेश्चन बनाया है, वो आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद अगली बात आती है बेटा कि जो एक नई अमेंडमेंट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, GSTR 1A, जिसके बारे में मई के पेपर में तो नहीं आया, तो क्या पता सितंबर में आ सकता है। तो GSTR 1A एक नया कंसेप्ट निकाला गवर्नमेंट ने, और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो इसको अपन समझते हैं, इसको बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो बात करता है वो कहता है कि भाई R1 फाइल करने के बाद आप 1A भर सकते हो, और आप 1A में डाउनवर्ड अमेंडमेंट भी कर सकते हो, अपवर्ड अमेंडमेंट भी कर सकते हो। मतलब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, टैक्स बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। और 1 एक ऑप्शनल फॉर्म है, हर बंदे को भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चेंज करना है GSTR 1 में तो ये आप भर सकते हो। तो अगर आप GSTR 1 में कुछ मिस आउट कर चुके हो तो आपको 1A भरना है। या तो कोई इनवॉइस रह गया तो नया इनवॉइस डाल सकते हो 1A में, कोई गलती से डाल दिया तो उसको हटा सकते हो, और किसी की सेल घटा रखी है तो बढ़ा सकते हो, बढ़ा रखी है तो घटा सकते हो। तो ये सारे चेंजेस आप कर सकते हो 1A के द्वारा। इसके अलावा
अगली जो बात आती है वो आती है कि भाई 1A ओनली वंस फाइल कर सकते हैं, एक बार ही फाइल कर सकते हो 1A, बार बार आप 1A फाइल नहीं कर पाओगे, अपना एक महीने का एक ही आप 1A भर सकते हो। जैसे मान लो मैंने जो है अपना 15 तारीख को R1 भरी, GST R1 भरी अप्रैल महीने की 15 मई को, तो 15 मई को भरी, तो क्या मैं इसको रिवाइज कर सकता हूं? देखिए क्या होता है कि अपना अच्छा 1A भरी, R1 तो ऑब्वियसली बात है 11 तारीख को भर दी होगी, और 1A जो है मैं भरूंगा उसके 11 के बाद, R1 भरने के बाद 1A भरूंगा, और 3B से पहले पहले भरूंगा, वो पढ़ा दूंगा अभी मैं आपको। तो क्या इसको एक बार भर दिया 15/5 को 1A, दोबारा भर सकते हो क्या? नहीं, एक ही बार भर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। अप्रैल महीने की R1 के अंदर मैंने कोई सप्लाई गलत लिख दी थी, तो क्या मैं इसको 1A में अमेंड कर सकता हूं? यस, अमेंड कर सकते हैं, बट अप्रैल महीने की जो 1A है वो अपना मई में जाएगी, और उसकी अभी डेट बताऊंगा, R1 के बाद 3B से पहले जाएगी। लेकिन जून महीने के अंदर मैं 1A नहीं भर सकता, तो जून महीने की 1A में नहीं जा सकते। अगर आपको 1A में डालना है तो अप्रैल की 1A मई में जाएगी, उसी में डाल सकते हो, जून वाले में नहीं डाल सकते। अगर आपको जून में गलती पता लगती है, जून में ठीक करनी है, तो अब जून की जो R1 जाएगी ना, उसी में गलती ठीक करनी पड़ेगी, 1A में नहीं कर सकते। जो जून की 1A जाएगी उसमें नहीं कर सकते, अप्रैल की 1A मई में जाएगी, वहीं पे ठीक कर सकते हो। 1 लाख का इनवॉइस था और 18 मई को रियलाइज होता है कि अपना दे इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 10,000, की गलती से वैल्यू बढ़ी हुई लिखा दी है, तो उसको कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, यस। 3B के अंदर क्या होगा, जो नेट लायबिलिटी है वही शो होगी, यानी कि मान लो आपने गलती से 1 लाख का इनवॉइस था, वो बढ़ा हुआ दिखा दिया, और आप 90 उसको कम करना चाहते हो, कम कर दो, तो 90,000 ही शो होगा आपका 3B के अंदर। तो मतलब 1 प्लस के 1A का जो इफेक्ट होगा वो दोनों 3B के अंदर शो हो जाएंगे, तो 3B के अंदर चेंजेस होने के बाद ही दिखाई देगा। अब अगली बात आती है बेटा कि भाई इसकी भरने की डेट क्या है, तो आइए मैं आपको पढ़ा देता हूं इसकी भरने की डेट, तो फिर अपन वो वाला एग्जांपल करेंगे। तो इसकी भरने की डेट है बेटा, यहाँ लिखी मिलेगी, ये आपको भरनी है, मतलब जरूरी नहीं है भरनी, ऑप्शनल है, लेकिन कब तक भर सकते हो, R1 की डेट और R1 की ड्यू डेट और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ R1 विच एवर इज लेटर। R1 की ड्यू डेट होती है बेटा 11 तारीख या 13 तारीख, एक तो वो लेनी है, और दूसरा एक्चुअल आपने R1 कब फाइल करी वो देखनी है। उन दोनों में से लेटर डेट जो आएगी ना वो लेनी है, और जो लेटर डेट आएगी, जैसे कि यहां पर देखो R1 भरने की ड्यू डेट थी 11 तारीख, मैंने R1 फाइल करी 12 तारीख, तो लेटर आ गई 12। अब 12 के बाद में भर सकता हूं 1A, और कब तक भर सकता हूं, जब तक मैं एक्चुअल जो है वो 3B नहीं भर देता तब तक। यानी कि मान लो 3B की ड्यू डेट है 20 तारीख, बट मैंने एक्चुअल भरी 22 को, तो 22 तक मैं 1A भर सकता हूं। तो ये बड़ा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है कि R1 में ड्यू डेट नहीं देखनी, R1 में एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ R1 और ड्यू डेट ऑफ R1 दोनों को उसमें से लेटर करना है। लेटर जो आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अप टू 3B जब एक्चुअल फाइल करी उस डेट तक आप भर सकते हो। तो 3B की ड्यू डेट जो है इररिलेवेंट है, 3B एक्चुअल जब फाइल की तब तक आप देख सकते हो, तब तक 1A भर सकते हो। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, यहां पर देखो जैसे इधर लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल कि 11 तारीख को अपना GSTR1 और जनवरी इज ड्यू ऑन 11 फरवरी को भरनी थी, मैंने 5 फरवरी को भर दी, बट दोनों में से लेटर लेना होता है, तो 11 फरवरी से लेकर मैं अपना भर पाऊंगा 1A। अब जनवरी की जो थी ना वो 11 फरवरी को थी, और लेकिन भरी मैंने 12 फरवरी को। अब 12 फरवरी से लेकर मैं जब तक 3B भरूंगा 22 फरवरी, वहां तक मैं अपना 1A भर सकता हूं। इसके बाद QRMP वाला कैसे कर सकता है आइए बता देते हैं, वो क्वार्टरली रिटर्न भरता है बेटा। तो अप्रैल मई जून इस पूरे क्वार्टर की R1 वो भरेगा जुलाई में 12 जुलाई को, वैसे 13 जुलाई उसकी ड्यू डेट रहती है, तो ड्यू डेट हो गई आपकी 13 जुलाई और 12 जुलाई को उसने एक्चुअल में फाइल करी है, तो ये अवेलेबल हो जाएगी 13 जुलाई से 1A भर पाएगा। और 3B भरी है 25 जुलाई को, तो जब 3B भरेगा 25 जुलाई वहां तक ये अपना भर पाएगा। तो ये है बेटा 13 जुलाई उसकी ड्यू डेट थी, तो 13 जुलाई से जस्ट आगे मतलब 14 जुलाई से वो भर पाएगा। तो आप बेसिकली यहाँ 14 जुलाई लिखिए, 14 जुलाई से वो भर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी ड्यू डेट 11 फरवरी थी, तो 11 फरवरी जब खत्म हो जाएगी 12 फरवरी से आप लिखिए, वहां से ये भर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, और
हाँ, अब 2B का क्या सीन रहेगा, 2B में कैसे आएगा? तो बेटा क्या रहता है, जो आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है पहले। तो 2B में कैसे आता है, मान लो अभी हम जनवरी महीने की बात कर रहे थे। जनवरी महीने की जो 2B है वो अपना जनरेट होती है, आपको पता होगा 14 फरवरी को, क्योंकि 11 तारीख को R1 जाती है और 13 तारीख को जो है अपना वो R1 जाती है QRMP वालों को, उसके बाद ही 14 फरवरी को 2B जनरेट होती है। अब 1A भरने की डेट होती है R1 के बाद। R1 के बाद का मतलब है कि मतलब यहां 11 तारीख को R1 जाती है, तो 12 तारीख से मैं भर सकता हूं 1A। तो 12 तारीख से 1A भर सकता हूं, तो बेटा ये बात ध्यान रखना, वो जो 12 तारीख को आप 1A भरोगे वो इस 2B में तो नहीं आएगा, वो अगले महीने की 2B में आएगा। जो भी आप 1A में चेंज करोगे वो इस 2B में नहीं आएगा, वो अगले महीने की 2B में आएगा। इसका लॉजिक ये है बेटा, क्योंकि 14 फरवरी को जो 2B जनरेट होती है ना बेटा, वो कट ऑफ डेट्स होती है, उस 2B की कट ऑफ डेट्स होती हैं। 14 फरवरी को जो भी 2B जनरेट होती है उसकी कट ऑफ डेट रहती है बेटा 11 फरवरी। जो R1 11 फरवरी तक भरी जाएंगी वही R1 जो है 14 फरवरी को आएंगी। क्योंकि 1A 11 फरवरी के बाद भरा गया है, इसीलिए ये वाला जो 1A होगा ये अगले महीने की 14 मार्च की 2B में आएगा, और इसका जो चेंज होगा वो 14 मार्च को ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर कोई QRMP वाला है, तो QRMP वाले की जो होती है वो 1 GSTR1 भरी जाती है 13 तारीख को, और 14 तारीख को उसकी जनरेट होती है GSTR1 भरी जाती है 13 को, और 2B जनरेट होती है 14 को। उसकी 1A भरने की डेट होती है QRMP वाले की 13 तारीख के बाद, यानी कि 14 से लेकर ऑनवर्ड्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब क्या कहते हैं 14 के ऑनवर्ड्स है, तो यहाँ पर अपना 2B तो जनरेट हो चुकी होगी, तो इसीलिए अपन इस 2B के अंदर 1A का डेटा नहीं आएगा। तो ना तो नॉर्मल पर्सन के लिए ना ही QRMP वाले के लिए इस 14 फरवरी की 2B में डेटा नहीं आएगा अपना 1A का डेटा अगले महीने ही आएगा। यही मैंने यहां समझाया हुआ है कि भाई अपना ये दो इनवॉइसेस हैं, और ये दो इनवॉइसेस हैं, और 8 फरवरी को हमने R1 में डाले इनवॉइसेस, और तो ये चला जाएगा बेटा इनवॉइस दो। ये 8 फरवरी को इनवॉइस जो R1 में डाला था ये तो 2B में आ जाएगा, जो 2B जनरेट होएगी वो उसमें आ जाएगा। ये देखो 14 फरवरी को जो 2B जनरेट होती है उसमें आ जाएगा ये इनवॉइस नंबर 1। लेकिन इनवॉइस नंबर 2 हमने डाला ही बाद में है, 15 फरवरी को 1A भरी है उसमें डाला है। अब ये अगले महीने 14 मार्च की जो है वो 2B में आ पाएगा, यही मैंने आपको समझाया। और सेम यहां पर भी एक और पर्सन के लिए ये एग्जांपल अपने आप कर लेना। इसके बाद मैंने भरनी कब से कब तक है 1A वो तो मैंने समझा दिया है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो ये है कि भाई हाँ, तो 3B में दोनों का इफेक्ट जाएगा, वो तो मैंने आपको बता दिया, 1 का भी और 1A का भी, दोनों का इफेक्ट जाएगा। इसके अलावा जो QRMP वाला होगा वो 1A कब भरेगा वो मैंने आपको बता दिया, वो क्वार्टरली भर पाएगा, क्योंकि उसकी R1 भी क्वार्टरली जाती है, तो 1A भी क्वार्टरली भरेगा। और R1 के जाने के बाद, यानी कि R1 की ड्यू डेट और R1 की फाइलिंग विच एवर इज लेटर, और जब तक वो 3B भरता है वहां तक वो 1A भर पाएगा। तो हर महीना वो 1A नहीं भरेगा बेटा, तो हाँ, तो क्वार्टरली भरेगा। तो हर जो QRMP वाला पर्सन होता है वो हर महीने क्या भरता होता है, IFF की कोई अलग से नहीं जाएगी 1A। अगर IFF में कोई गलती हो गई है तो वो भी आपको क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अपना 1A भरी जाएगी, R1 भरने के बाद जो 1A भरी जाएगी उसी में वो गलती ठीक करनी पड़ेगी। आप अलग से IFF की कोई भी अपना 1A नहीं जाएगी। यही मैंने बताया हुआ है कि जैसे मान लो ये अप्रैल मई जून, ये हो गया आपका अप्रैल और मई और जून हमारा क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून। इसमें अप्रैल महीने की जो IFF है वो 13 मई को जाती है, और मई महीने की IFF 13 जून को जाती है, और जून महीने की R1 जाती है। जून महीने में तो फिर R1 जाती है पूरे क्वार्टर की, जो 13 जुलाई को जाती है। तो 1A भी तीनों की इकट्ठी भरी जाएगी, इसकी भी अपना IFF1 की, IFF2 की और इस R1 की, तीनों की इकट्ठी 1A भरी जाएगी। कब भरी जाएगी, R1 भरने की डेट के बाद, यानी कि 14 तारीख से लेकर जब वो 3B भर देगा तब तक अपना 1A भरी जाएगी, और वो इन तीनों की इकट्ठी होगी, ये हम कहना चाहते हैं।
इसके बाद अगली बात आती है बेटा कि मान लो 1A में ठीक ना कर पाओ, जैसे 1A की जो टाइम लिमिट थी वो ये थी कि 3B से पहले पहले आप 1A भर सकते हो, और अगर आपका कोई R1 में गलती हुई है तो 1A में सुधार सकते हो। लेकिन 1A में आप गलती ना सुधार पाओ तो बाद में क्या सुधार पाओगे? मतलब मान लो जून महीने की R1 थी जिसकी आपकी 1A भरनी थी आपने 20-22 जुलाई तक, तो आप वहां तक गलती नहीं सुधार पाए, आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर में सुधारना चाहते हो तो सुधार सकते हो, यस अपन सुधार सकते हैं, बट आगे 1A में नहीं सुधार पाओगे। आगे अगर आप सुधारनी है तो उन महीनों की R1 में ही सुधार पाओगे। R1 में एक पिछले महीनों का कॉलम होता है, उसमें आप पिछले महीने की गलतियां सुधार सकते हो। तो यही बात यहाँ पर आपको लिखी मिलेगी कि R1 ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड्स में ही आप गलतियां सुधार सकते हो। अब इन गलतियां सुधारने की ना एक टाइम लिमिट होती है, और वो टाइम लिमिट क्या होती है ये मैं आपको टाइम लिमिट बताता हूं कि मान लो अभी जो महीना चल रहा है उसकी गलती है, अभी जो महीना चल रहा है वो है मान लो कि अगस्त, अगस्त जो 25 महीना चल रहा है उसकी गलती है, तो इस गलती की सुधारने की टाइम लिमिट क्या होगी? ये अगस्त फॉल करता है फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 में, तो इसकी गलती सुधारने की लास्ट डेट होगी 30/11/26। 30/11/26, 30/11 एक ड्यू डेट है जो आईटीसी लेने की भी लास्ट डेट होती है, क्रेडिट नोट की भी लास्ट डेट होती है, ऐसे ही गलती सुधारने की भी लास्ट डेट होती है 30/11/26। 30/11/26 और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो 25-26 की एनुअल रिटर्न भरी जाएगी जो भरने की डेट होगी वो, या फिर 30/11/26 विच एवर इज अर्लियर, इससे पहले आप गलती सुधार सकते हो। वैसे तो एनुअल रिटर्न भरी जाती है दिसंबर के अंदर, बट स्टिल 30/11 या फिर अगर पहले भर दी गई वो, उनमें से जो भी अर्लियर डेट आएगी उससे पहले पहले आप गलती सुधार सकते हो। इसके बाद अगली जो बात आती है बेटा वो आती है कि नील R1, कि अगर आपका सेल्स जीरो है, परचेज जीरो है, आरसीएम की सप्लाई जीरो है, सब कुछ जीरो है, ना तो आपको कोई आईटीसी लेना है, तो उस केस में आप नील R1 भर सकते हो। और अगर आप नील R1 भरते हो तो आप एसएमएस के थ्रू भी भर सकते हो। तो आइए इसका भी एक थ्योरी का क्वेश्चन 1A का भी आ सकता है थ्योरी का क्वेश्चन, और इसका भी आ सकता है कि नील R1 भी मैंडेटरी है। अगर आपकी कोई सेल नहीं है तब भी आपको R1 भरनी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि R1 नहीं भरनी पड़ेगी, R1 इज कंपलसरी। इवन इफ देयर इज नो बिजनेस तो भी R1 आपको भरनी है। R1 के अंदर आपकी ना तो सेल होनी चाहिए, ना सेल होनी चाहिए, ना ही आरसीएम वाली कोई परचेज होनी चाहिए, ना ही पिछले महीनों की कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ही आप नील R1 भर सकते हो, और एसएमएस के थ्रू भी आप भर सकते हो नील R1। कब तक भरनी है वही ड्यू डेट रहती है, 1 तारीख से लेकर आप भर सकते हो नील R1, और वो 11 या 13 तारीख विच एवर द केस वहां तक आप भर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है कि हाँ, अगर आप पिछले साल नॉर्मल स्कीम में थे, इस साल आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो, तो लास्ट महीना जो मार्च है ना, मार्च की तो आपको नॉर्मल R1 ही भरनी पड़ेगी, नॉर्मल 3B भरनी पड़ेगी। हाँ, अगला जो अप्रैल महीना होगा यहां से फिर आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे और कंपोजिशन स्कीम की रिटर्न लगनी शुरू हो जाएंगी। तो 23-24 की तो नॉर्मल रिटर्न ही भरनी पड़ेंगी, नॉर्मल R1 वगैरह ही भरनी पड़ेंगी। अब अगली बात आती है बेटा कि R1 को लेकर और क्या हम सावधानी बरत सकते हैं, तो ये बोलता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, अपने जो रेसिपिएंट्स हैं उनके बारे में बोलता है कि रेसिपिएंट्स क्या कर सकते हैं, अपने सप्लायर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो लोग R1 भरे अगर वो नहीं भरते हैं। आप सप्लायर्स को ये भी मोटिवेट कर सकते हो कि वो लोग जो इनवॉइसेस हैं वो तुरंत अपलोड कर दें, ताकि लास्ट टाइम पे R1 भरने में दिक्कत ना हो, लास्ट डेट पे काम ना करें, तुरंत अपलोड कर दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक 2A रिटर्न होती है, जैसे ही आपका सप्लायर इनवॉइस अपलोड करेगा तो रेसिपिएंट के 2A में शो हो जाएगा, और रेसिपिएंट के 2A में शो हो जाएगा तो रेसिपिएंट को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरा इनवॉइस आ चुका है, और वो फिर उसके बाद वो पेमेंट कर सकता है। क्योंकि हमें डाउट होता है ना कि हम सप्लायर की पेमेंट करें ना करें, क्या आपका सप्लायर फर्जी निकले, क्या आपका सप्लायर जो है वो इनवॉइस ना डाले R1 के अंदर। तो इसीलिए अगर सप्लायर R1 में इनवॉइस डाल देता है, हालांकि अभी सबमिट नहीं कर पाएगा, बट तुरंत अगर वो इनवॉइस डाल देता है तो वहां पर 2A में शो हो जाएगा, और आप आईटीसी तो बाद में ही ले पाओगे जो रेसिपिएंट है, बट रेसिपिएंट पेमेंट कर सकता है सप्लायर की, क्योंकि सप्लायर के ऊपर ट्रस्ट आ जाता है। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि तुरंत वन गो में ना डाल के आप तुरंत अपलोड कर सकते हो, और बाद में उन जो अपलोड करें आपने इनवॉइस उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो तुरंत अपलोड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ, सबमिट तो आप लास्ट में ही कर पाओगे, बट इससे क्या होगा, इससे आईटीसी वगैरह की इंश्योरिटी हो जाएगी कि हाँ आईटीसी मिल जाएगा,
क्योंकि 2A में आ चुका है तो 2B में भी आ जाएगा और आईटीसी मिल जाएगा। तो ये जो है अपना इंश्योर किया जा सकता है, रेसिपिएंट्स एनकरेज कर सकते हैं सप्लायर्स को। अब ये बेटा अमेंडमेंट आया तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि R1 भरने की लास्ट डेट क्या है। आप बोलोगे सर R1 भरने की लास्ट डेट तो वही है ना अपना 11 तारीख, वही R1 भरने की लास्ट डेट है। जी हाँ बेटा वही R1 भरने की लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट से लास्ट डेट भी बनाई गई। मतलब मैं 11 के बाद भरना चाहूं भर सकता हूं, 12 को 13 को 14 को भर सकता हूं, इवन जून की R1 में जुलाई में भर सकता हूं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भर सकता हूं। लेट फीस लग जाएगी वो अलग बात है, बट लेट में भर सकता हूं। लेकिन एक लास्ट से लास्ट डेट बनाई गई कि इसके बाद तो भर ही नहीं सकता, वो है 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट। तो जो भी जैसे मान लो आज हमारा जो महीना चल रहा है अगस्त, इसकी R1 की ड्यू डेट है 11 सितंबर 2025, और लेकिन अगर मैं लास्ट से लास्ट कब तक भर सकता हूं तो 3 साल हो जाएंगे, 11 सितंबर 2026, 23, 28, यहां तक मैं भर सकता हूं लास्ट से लास्ट। अब आते हैं बेटा एक रूल आया है 2B के बारे में कि जो GSTR 2B होगी ना बेटा, R1 की डिटेल 2B में आती है, आप सबको पता है। तो जो 2B होगी वो 14 तारीख को जनरेट होती है, ये भी मैंने आपको अब बता दिया। तो जो 2B होगी बेटा, उस 2B के केस में उस 2B के अंदर जो डिटेल्स आएंगी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो 2B के अंदर डिटेल्स आएंगी ना बेटा, अब गवर्नमेंट बोलती है कि जो 2B में डिटेल्स आएंगी उसके हम 2 हिस्से कर देंगे। एक तो उसमें डिटेल आएगी अपना नॉर्मल जो आपके लोग होंगे उनसे, और कुछ सप्लायर्स ऐसे होंगे, मतलब आप रेसिपिएंट, 2B किसकी आती है रेसिपिएंट की, तो रेसिपिएंट के लिए कुछ सप्लायर ऐसे होंगे जो कि स्पेसिफाइड सप्लायर होंगे, जो जिन्होंने कुछ गड़बड़े कर रखी होंगी। तो अगर आप उन गड़बड़ों वालों सप्लायर से खरीदोगे तो रेसिपिएंट की जो 2B होगी उसमें रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी दिखाएगा, यानी कि रेसिपिएंट की 2B में 2 कॉलम बन जाएंगे, एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में वो सामान आएगा, वो परचेज आएंगी जो आपने गड़बड़ करने वाले सप्लायर से खरीदा होगा। तो ये देखिए लिख लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जिनसे अगर आप खरीदोगे तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आएगा। तो वो सप्लायर है नंबर 1, जिसने जो है क्या कहते हैं अभी अभी रजिस्ट्रेशन लिया हो, जिसने अभी अभी रजिस्ट्रेशन लिया हो, रजिस्ट्रेशन अभी अभी लिया हो विद इन सच पीरियड, नया नया रजिस्ट्रेशन लिया हो, बताया नहीं कितना टाइम पीरियड हो चुका हो, बट अभी अभी रजिस्ट्रेशन लिया हो, तो वो बंदा अगर जो रेसिपिएंट है एक नए सप्लायर से खरीदेगा तो एक बारी के लिए उसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आएगा, 2B के अंदर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में शो करेगा, बाद में जो है क्या कहते हैं वो नॉर्मल में आ जाएगा, बट एक बार के लिए रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आएगा और उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये अपन ने आईटीसी चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि आईटीसी उसी का मिलता है जो अनरिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आए। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें कि भाई आपके सप्लायर ने पेमेंट में डिफॉल्ट किया हो, आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं की टैक्स की, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपके रेसिपिएंट के रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आएगा। तो अगर जो है आपके सप्लायर ने R1 में ये 88C रूल है, तो ये 2 रूल है बेटा, एक है 88C, एक है 88D। ये अभी पहले भी डिस्कस हुआ था कि आपको अगले महीने की R1 फाइल नहीं करने देंगे अगर आपने 88C 88D तोड़ा। यहां पर भी सेम बात है, अगर आपके सप्लायर ने 88C और 88D तोड़ा तो उस केस में रेसिपिएंट का जो आईटीसी है वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी के अंदर आएगा, और रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी के अंदर अगर आएगा तो उसको फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। और एक है बेटा यहां पर 86B रूल। 86B रूल क्या रहता है, ये या तो 4912 सेक्शन से भी जानते हैं इसको। 86B रूल होता है 99% आईटीसी वाला, कि अगर किसी सप्लायर की सप्लाई जो है 50 लाख से ऊपर है एक महीने की, तो उस केस में उसको 99% टैक्स लायबिलिटी का ही आईटीसी यूज कर सकते हैं, 1% पेमेंट कैश में करनी पड़ेगी। तो वो वाला रूल होता है बेटा, और उस रूल के अंदर हम बात करें कि कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, वो वाला रूल रहता है। तो उस केस की मैं अगर हम बात कर रहा था कि भाई अगर उसने रूल ये तोड़ा है सप्लायर ने, तो रेसिपिएंट का जो आईटीसी है वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आएगा। अब अगला रूल है बेटा 88C। 88C रूल की मैंने यहां समरी बना रखी है, उसमें से डिस्कस कर लेते हैं। 88C रूल क्या कहता है, ये कहता है बेटा कि अगर जो आपका सप्लायर है, जो नॉर्मल सप्लायर है, जो अपनी रिटर्न भर रहा है, R1 भर रहा है, 3B भर रहा है, उसने R1 में सेल ज्यादा दिखाई, देखो क्या लिखता है यहाँ पे कि अपना R1 में सेल ज्यादा दिखाई और 3B के अंदर जो टैक्स पे किया वो कम किया। मतलब R1 में जो सेल दिखाई उसके हिसाब से जो टैक्स बनता था, 3B में उतना पे नहीं किया, कम पे किया। क्यों कम पे किया वो पता नहीं, क्या रीजन था, उसने गलती करी है या जो भी है,
तो अगर वो ऐसा करता है तो 3B भरते ही अगले 7 दिन के अंदर अंदर उसको जो है अपना 7 दिन की बात नहीं है, 3B भरते ही उसको नोटिस आ जाएगा, तो उसको एक इंटीमेशन आ जाएगी, नोटिस आ जाएगा कि आपका मिसमैच हुआ है, आपकी R1 में सेल ज्यादा है और 3B में आपने टैक्स कम पे किया है। तो ये 2 जगह इंटीमेशन आएगी, एक तो आपकी ईमेल आईडी पे इंटीमेशन आएगी और दूसरा कॉमन पोर्टल पे, वेबसाइट पे इंटीमेशन आएगी। 7 डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट का कि अगर आपने R1 में सेल ज्यादा दिखाई, 3B में टैक्स कम पे किया, तो नोटिस आएगा और उसके 7 दिन में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। रिप्लाई में आपको 2 बातें बतानी पड़ेंगी। क्या? रीजन ऑफ डिफरेंस, या तो बता दो कि क्यों गलती हो गई, या तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही गलती हुई हो, गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐसा हो कि नोटिस गलत आ गया हो, R1 में सेल ज्यादा थी, 3B में टैक्स कम पे किया, हो सकता है एग्जम्प्ट सेल थी तो नोटिस गलत आ गया। या तो डिफरेंस का रीजन बता दो क्या है, या फिर आप जो भी टैक्स बनता था वो आप टैक्स पे कर दो, साथ में इंटरेस्ट जो बनेगा वो भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3B भर चुके हो, 20 तारीख तक आपको टैक्स पे करना चाहिए था, पूरा आपने कम पे किया, जो डिफरेंस है वो टैक्स पे कर दो, साथ में इंटरेस्ट पे कर दो, तो भी आपको माफ कर देंगे, प्रोसीडिंग आपकी रोक देंगे। नहीं तो आपको 79 सेक्शन लगा देंगे और आपसे अमाउंट फिर रिकवर की जाएगी जबरदस्ती। तो और साथ में अगले महीनों की R1 भी फाइल नहीं करने देंगे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। R1 में लिखा हुआ था कि पिछले महीने में अगर 88C रूल तोड़ा होगा तो आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। तो मतलब ये कि भाई आपको जो भी अगर आप R1 में सेल ज्यादा दिखाते हो, 3B में टैक्स कम पे करते हो, तो उसका डिफरेंस का नोटिस आएगा, वो या तो पे कर दो या उसका रीजन बता दो, और फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देंगे, अदरवाइज आपसे जो है वो अमाउंट रिकवर करी जाएगी। सेक्शन 79 रिकवरी प्रोसीडिंग्स, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह बेची जा सकती है, उस तरह से रिकवर की जाएगी। इसके अलावा अगली बात आती है बेटा 88D रूल। ये रूल भी लगभग सेम है, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि भाई यहां बोलता है कि 2B में आपने जितना आईटीसी बनता था, 3B में आपने उससे ज्यादा आईटीसी ले लिया। 2B में जितना आईटीसी बनता था, 3B में उससे ज्यादा आईटीसी ले लिया, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी आपको ऐसा नोटिस आएगा जिसके 7 दिन में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप रिप्लाई कर दो और रीजन बता दो उसका, या फिर अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते और रीजन नहीं बता पाते तो जो डिफरेंस है टैक्स वो पे कर दो और इंटरेस्ट के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस केस में अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस केस के अंदर फिर वही 79 सेक्शन की प्रोसीडिंग लग जाएंगी, 73, 74, 70 जो भी सेक्शन था उसकी प्रोसीडिंग लग जाएंगी, रिकवरी प्रोसीडिंग लग जाएंगी। ये सेक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, तो प्रोसीडिंग लग जाएंगी और आपसे जो है वो क्या कहते हैं, टैक्स इंटरेस्ट के साथ वसूला जाएगा। अब बेटा अगला टॉपिक आता है 2A वर्सेस 2B। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि R1 भरते हो 11 तारीख को, तो उसके बाद 2B जनरेट होती है। अब 2A क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। 2A और 2B में क्या डिफरेंस है। 2B के बेस पे ही हमको आईटीसी मिलता होता है, पर 2A क्या है। जनरली हम पढ़ते हैं कि 2A एक डायनेमिक रिटर्न है और 2B एक स्टैटिक रिटर्न है। उसको डिस्कस करेंगे अभी एग्जांपल के साथ। पहले तो ये देख लो, ये दोनों एक रीड ओनली स्टेटमेंट्स होती है। ये सिर्फ 2B जनरेट होती है, 2A हो या 2B हो, रेसिपिएंट के पास जनरेट होती है बस। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता, ये फाइल नहीं करनी होती, वो जनरेट होती है, आप वेबसाइट पे जाके शो कर सकते हो। रियल टाइम बेसिस ये तो होती है डायनेमिक रियल टाइम 2A। 2B जो होती है वो होती है स्टैटिक। इसके अलावा ये जो है क्या कहते हैं अपना, कुछ कंपोजिशन वाले के लिए 4A होती है, नॉर्मल पर्सन के लिए 2A होती है। इसमें क्या क्या डिटेल आती है आइए आपको वो मैं बताता हूं, क्या क्या डिटेल आती है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम बना रखा होगा, तो देखो क्या क्या डिटेल आती है कि आपकी 2A या 2B में क्या क्या डिटेल आती है, ये देखते हैं। अगर आपने किसी नॉर्मल पर्सन से सामान खरीदा है, अगर आपने किसी नॉर्मल पर्सन से सामान खरीदा है, नॉर्मल सप्लायर से सामान खरीदा है, तो वो बंदा R1 भरेगा अपनी, या अगर वो QRMP वाला होगा तो IFF भरेगा, या उससे कोई गलती हो गई हो तो 1A भरेगा। ये सारी डिटेल इकट्ठी होकर आ जाती है 2A और 2B के अंदर। हाँ 1A में अगर वो भरेगा तो अगले महीने की 2B में आएगा, बट वैसे जो है ये सारी डिटेल इकट्ठी होकर आ जाती है 2A और 2B के अंदर। अगर आपने कंपोजिशन वाले से सामान खरीदा है तो वो अपनी GSTR 4 भरेगा और आपकी फिर 2A या 2B में आ जाएगा, अगर आप नॉर्मल सप्लायर हो तो। अगर आपने NRTP से सामान खरीदा है तो वो फिर आप GSTR 5 भरेगा NRTP और आपकी 2A और 2B में आ जाएगा। अगर आपने SEZ वाले से सामान खरीदा है तो वो अपना तो आपका इंपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि SEZ वाला अगर किसी इंडियन पर्सन को बेचता है तो वो इंपोर्ट है और इंपोर्ट माना जाएगा। तो आप फिर एक डॉक्यूमेंट फाइल करोगे इंपोर्ट का।
आप एक डॉक्यूमेंट फाइल करोगे इंपोर्ट का, बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, और वो जो फाइल करोगे उसके बेस पे आपके 2A 2B के अंदर भी आ जाएगा कि क्या क्या परचेज की है। इसके अलावा वैसे ये इंपोर्ट वाली बात आपके सिलेबस में नहीं है। अगली बात पे आते हैं कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो उस केस में 2A 2B नहीं होती, उस केस में 4A जनरेट होती है, जो कि रिटर्न किसी काम की नहीं होती। तो क्यों काम की नहीं होती? क्योंकि इसको आईटीसी नहीं मिलता, तो इसलिए ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 2A और 2B के ऊपर ही ध्यान देते हैं क्योंकि इनको आईटीसी मिलता है। इसके अलावा अगर जो है क्या कहते हैं अपना आपका टीडीएस कटा है या आपका टीसीएस कटा है, तो वो लोग जीएसटीआर 7 जीएसटीआर 8 भरेंगे तो भी आपकी 2A में शो हो जाएगा कि आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है। ऑल तो ये जरूरी नहीं है कि भाई आपकी परचेज हो, और ये आपकी जरूरी नहीं है कि परचेज हो, या आपकी सेल हो सकती है, आप सप्लायर हो या आपकी सेल्स हैं, लेकिन फिर भी आपकी 2A में आएंगी। इनका आईटीसी नहीं मिलेगा, बट इनका सिर्फ क्या होगा, इनसे पता लग जाएगा कि भाई इनसे आपको आपका जो टीडीएस कटा है वो आपके ई कैश लेजर में ऐड हो जाता है, तो आपके ई कैश लेजर में ऐड हो जाता है, इसलिए यहां पर आपको शो हो जाता है। अब 2A तो मैंने पढ़ाई थी, वहां लिखा था रीड ओनली फाइल होती है और डायनेमिक फाइल होती है, बट ये भी जो है एक ऑटो जनरेटेड होती है, यानी कि रीड ओनली होती है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, और ये रेसिपेंट को अवेलेबल हो जाती है। ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट होती है, ये एक बार ही अपीयर होती है, उसके बाद ये ब्लॉक हो जाती है। अब इसमें क्या क्या डिटेल आती है वो आपको पढ़ाना है बेटा, तो इसकी क्या क्या डिटेल आती है वो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। तो आइए मैं आपको इसमें बताता हूं कि इसमें क्या क्या डिटेल आती है। मैं एग्जाम्पल ढूंढ रहा था मिल जाए बट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या डिटेल आती है। तो बेटा क्या रहता है 2B के अंदर, तो मान लीजिए अपना महीना चल रहा है अभी जो है अगस्त, तो 1 अगस्त से महीना शुरू होता है और 31 अगस्त तक चलता है। इसकी जो R1 है वो जाती है बेटा 11 तारीख को, पहले मैं क्यूआरएमपी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं। 11 तारीख को R1 जाती है, 11/9 को R1 जाएगी। जानते हो इसकी 2B जनरेट कब होगी? 2B जनरेट होती है R1 जब जाती है वो, क्यूआरएमपी की R1 जाती है 13 तारीख को। इन दोनों में से लेट जो डेट होती है ना, उसके बाद 2B जनरेट होती है, क्योंकि जिनको R1 भरना हो भर लें, 2B 3B भरनी हो भर, क्यूआरएमपी वालों को भी R1 भरनी हो भर ले, IFF भरनी हो भर ले, उसके बाद ये जनरेट होती है। तो ये 13 जो तारीख होगी वहां पर 13/9 को R1 भरी जाती है या IFF भरी जाती है क्यूआरएमपी वालों की, उसके बाद ही 14 तारीख को 2B जनरेट होती है बेटा, ठीक है। 2B जनरेट होती है, ये कौन से महीने की होगी? यही अगस्त महीने की होगी। अब अगली बात अपने को ये करनी है कि ये जो R1 है ना बेटा, ये जो R1 है इसमें जो इनवॉइस आएंगे जनरली वो कौन से वाले इनवॉइस आएंगे, ये यहां से लेकर यहां तक के इनवॉइस जो होंगे वो आएंगे बेटा, और ये R1 सबमिट की जाएगी 11/9 से पहले पहले। अगर कोई R1 11/9 के बाद सबमिट की जाती है, एक बार मैं IFF वालों को हटा देता हूं, अगर कोई R1 11/9 के बाद सबमिट की जाती है, 12/9 13/9 14/9, तो उस अगर नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन की R1, किसी सप्लायर ने R1 भरी और सप्लायर नॉर्मल था, तो उसने R1 11/9 के बाद भरी, तो फिर वो इस 2B में नहीं आएगा, वो अगले महीने की 2B में आएगा। इस 2B में नहीं आएगा, वो अगले महीने की 2B में आएगा, जो अगले महीने की 2B जनरेट होगी। तो ये सितंबर महीना यहां खत्म हो जाएगा, मान लो 30 सितंबर, उसके बाद अगले महीने की 14/10 को 2B जनरेट होगी, उसमें आएगा। क्योंकि ये जो 2B होती है बेटा 14/9 को जनरेट होती है, जो इसकी कट ऑफ डेट होती है यहां, अगर यहां तक आप R1 भर देते हो तो यहां तक जो भी R1 भरी जाएंगी उसके जो इनवॉइस होंगे वो आपके इसी 2B में आएंगे, 14/9 वाली के। अगर 11/9 के बाद R1 भरी जाएगी उसके जो इनवॉइस होंगे फिर वो 14/10 की 2B में आएंगे। इसके अलावा यहां पर पिछले महीने भी सेम बात अप्लाई होगी। पिछले महीना जो होगा बेटा वो मान लो ये महीना होगा अगस्त से पहले का जुलाई का महीना, और जुलाई की R1 जानते हो आपको यहां जाएगी आपकी 11 अगस्त को R1 जाएगी जुलाई की। तो अगर 11 तो और इसकी 2B जनरेट होगी 14 अगस्त को 2B जनरेट होगी। अगर 11 अगस्त के बाद कोई R1 भरेगा, जुलाई वाली या कोई भी महीने वाली 11 अगस्त के बाद भरेगा, तो भी इस 2B में नहीं आएगा और फिर वो इस 2B में आएगा। तो ये 14/9 को जो 2B जनरेट होने वाली है उसमें कौन कौन सी डिटेल आएगी? तो बेटा वो डिटेल आएगी, अगर कोई भी R1 भरी जाएगी, अगर कोई भी R1 भरी जाएगी 11 अगस्त के बाद, 11 अगस्त से लेकर 11/9,
इस टाइम पीरियड के बीच में कोई भी R1 भरी जाएगी तो उन सब के जो इनवॉइसेस होंगे वो इस 2B के अंदर आएंगे। ये कट ऑफ डेट्स रहती हैं बेटा कि 11 अगस्त के बाद जो भी R1 भरी जाएंगी और 11/9 से पहले जो भी R1 भरी जाएंगी उसके इनवॉइस इस 2B में आएंगे। फर्क नहीं पड़ता इनवॉइस किस महीने से बिलोंग करता है, क्योंकि हो सकता है जुलाई महीने का इनवॉइस हो सकता है उससे पिछले महीने का इनवॉइस हो, बट R1 भरी गई हो इन कट ऑफ डेट्स के अंदर। इनवॉइस किस महीने का फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि R1 कब भरी गई है। अगर इन कट ऑफ डेट्स में भरी जाएंगी R1 तो इस 2B के अंदर आएगा। ठीक है बेटा। अब क्यूआरएमपी वालों की बात कर लें तो अगर आपने सामान खरीदा है किसी क्यूआरएमपी वाले से तो बस डेट चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा कि 11 की जगह 13 अगस्त को उनकी R1 या IFF जाता है, और अपने यहां पर भी 11 की जगह 13 सितंबर को R1 या IFF जाएगा। तो उनके लिए कट ऑफ डेट क्या बन जाएगी, अगर आपका सप्लायर क्यूआरएमपी वाला है और उसने 14 अगस्त से लेकर 13/9 इसके बीच में कोई भी उसने R1 या IFF भरी होगी तो उसकी जो अपना उसके जो रेसिपिएंट होंगे उनकी 14/9 की जो 2B होगी उसमें वो डिटेल आएंगी। मतलब अगर आपके सप्लायर क्यूआरएमपी वाले हैं और वो पिछले महीने की 13 तारीख तक नहीं भर पाते R1, उसके बाद भरते हैं, या फिर इस महीने की 13 तारीख तक उससे पहले R1 भर देते हैं, तो इस 14 तारीख को जो भी 2B जनरेट होगी उसके अंदर वो सारे इनवॉइसेस आएंगे। तो ये बेटा मैंने आपको 2B की कट ऑफ डेट्स बता दी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे इन्होंने लिख रखा है जुलाई महीने की कब 2B जनरेट होती है, 14 अगस्त को, इस तरह से बातें भी लिखी हुई है। अब वही मैंने यहां समझाया हुआ है कि भाई जनरेट कब होती है और कौन से इनवॉइस में आता है, वो डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब आता है बेटा 2A के अंदर। 2A और 2B में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूं। 2A और 2B में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूं, ये एग्जांपल आप घर से पढ़ लेना। 2A और 2B में जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूं। आइए मैं आपको समझाता हूं 2A। 2B तो मैंने समझा दिया, अब 2A क्या है बेटा। मान लीजिए कोई इनवॉइस है जो अभी आज 12 अगस्त है, कोई 12 अगस्त का इनवॉइस है। जनरली पता है बेटा ये आपको किस R1 में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए आपकी 11, मैं क्यूआरएमपी नहीं मान रहा, नॉर्मल पर्सन मान रहा हूं, 11/9 को जो भी R1 आएगी उसमें जाना चाहिए। 11/9 को जो R1 जाएगी उसमें जाना चाहिए ये इनवॉइस। ठीक है, ये R1 बिलोंग करेगी अगस्त महीने की R1 होगी, बट भरी 11/9 को जाएगी, उसमें जाना चाहिए इनवॉइस। अगर 11/9 को चला जाता है तो फिर 14/9 को जो भी 2B जनरेट होगी उसके अंदर ये इनवॉइस आएगा। ये 2B होगी किस मंथ की, ये अगस्त महीने की होगी, बस जनरेट 14/9 को होगी तो उस 2B के अंदर आएगा। R1 में कब आएगा, R1 में बेटा अगस्त महीने की R1 में ही आएगा, अगस्त महीने की R1 में आएगा। अब आप बोलोगे R1 जनरेट कब होगी, बेटा R1 डायनेमिक होती है, वो तुरंत जनरेट हो जाती है। मतलब क्या, मान लो 12 अगस्त का इनवॉइस है और 12 अगस्त को ही क्या किया जाता है, जीएसटी पोर्टल पे जाकर ये इनवॉइस R1 में अपलोड कर दिया जाता है। ऑल्दो R1 सबमिट नहीं की जा सकती, R1 सबमिट तो तब की जाएगी जब अगस्त महीना खत्म होगा। 31 अगस्त से पहले ये 12 अगस्त वाली R1 नहीं भरी जा सकती, सिर्फ अपलोड करके छोड़ सकते हो आप इनवॉइस R1 के अंदर। R1 में आप अपलोड करके छोड़ोगे तो उसी केस में रेसिपिएंट को ये शो हो जाएगा 2A के अंदर। 2B में नहीं होगा, 2B में तो तभी शो होता है जब R1 सबमिट की जाएगी, और अगर ये R1 11/9 से पहले सबमिट की जाएगी तो ही 2B में शो होगा, जो 2B जनरेट होगी 14/9 को। बट 2A में कब शो होगा, 12 अगस्त को अगर ये इनवॉइस अपलोड कर दिया गया आपके सप्लायर ने R1 में, तो रेसिपिएंट की 2A में शो हो जाएगा, क्योंकि ये डायनेमिक रिटर्न होती है। मान लो 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त को इनवॉइस डिलीट कर देता है आपका सप्लायर, तो रेसिपिएंट की 2A से डिलीट हो जाएगा। अगर फिर वो दोबारा अपलोड कर देता है तो फिर 2A में दोबारा आ जाएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, 2A रिटर्न डायनेमिक होती है। इसके अलावा एक बात और बताता हूं, मान लो ये 12 अगस्त का इनवॉइस यहां अगस्त महीने की जो R1 थी 11/9 को जानी थी उसमें जाने से रह गया, और ये चलते गए आगे चलते गए और दिसंबर महीने की R1 जो जानी थी 11 जनवरी को, उसमें अपलोड किया गया अगस्त महीने का इनवॉइस। तो जानते हो 2B में कब शो होगा, 2B में शो होगा 14 जनवरी को, जो 2B जनरेट होगी दिसंबर की, उसमें ये इनवॉइस शो होगा। और ITC भी
2B में शो होने के बाद ही मिलता है, यानी कि 14 जनवरी के बाद ही ITC मिल पाएगा जो रेसिपिएंट है उसको। लेकिन आप जानते हो बेटा R1 2A में कब शो होगा? 2A में शो होगा बेटा, ये 2A जो है ये अगस्त महीने का इनवॉइस था, तो अगस्त महीने की ही 2A में शो होगा, अगस्त महीने की 2A में शो होगा। बट वो 2A अपडेट बाद में होगी, ये डायनेमिक रिटर्न है, ये बाद में भी अपडेट होती रहती है। तो अगस्त महीने की 2A है, बट वो 11 जनवरी को अपडेट होगी, क्योंकि 11 जनवरी को इनवॉइस अपलोड किया जाएगा, तो 11 जनवरी को अगस्त महीने की 2A अपडेट होगी और उसमें ये शो होगा। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दी है 2A और 2B के अंदर। 2A डायनामिक है, 2B स्टैटिक है। 2A में तो जैसे जैसे आप इनवॉइस अपलोड करते रहते हो, जिस महीने का इनवॉइस होता है उसी महीने की 2A में शो होता है। बट 2B में जो है वो एक कट ऑफ डेट्स होती हैं, अगर R1 उन कट ऑफ डेट्स के बीच में भरी जाए तो ही उसमें शो होता है, फर्क नहीं पड़ता इनवॉइस किस महीने का है। अब बेटा नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है, ये सारी करने के बाद हम आगे चलते हैं 3B रिटर्न की तरफ। अपन बात कर रहे थे 3B की, तो 3B रिटर्न देखो वो भरनी पड़ती है, हर उस बंदे को भरनी पड़ती है जिसको R1 भरनी पड़ती है। R1 जिसको नहीं भरनी पड़ती थी वो बंदे बताए थे मैंने, उनको 3B भी नहीं भरनी पड़ती, वो इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। अगली बात पे आते हैं जो कि है भाई 3B की, अपना इसमें समरी जाती है, इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाती, समरी जाती है। R1 में इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है, इसमें समरी जाती है और टोटल टैक्स की पेमेंट की जाती है। ITC यूज करने के बाद ITC अवेल भी इसी में किया जाता है, ITC यूज भी इसी में किया जाता है। अगर नील है तो आप अपना SMS के थ्रू भर सकते हो। 3B मंथली भी भरी जाती है, क्वार्टरली भी भरी जाती है। QRMP वालों की 3B क्वार्टरली जाती है, नॉर्मल पर्सन की 3B मंथली जाती है। इसकी 3B की ड्यू डेट होती है 20 तारीख को 3B भरनी पड़ती है और नेक्स्ट मंथ के, लेकिन QRMP वालों की 3B जाती है 22 या 24 को। अब किनकी 22 को किनकी 24 को वो मैं आपको बताऊंगा QRMP जब पढ़ाऊंगा तब। तो आइए QRMP पढ़ लेते हैं। QRMP स्कीम का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, यानी कि उनको रिटर्न तो भरनी पड़ेगी क्वार्टरली, लेकिन पेमेंट करनी पड़ेगी मंथली। अब इसमें कौन लोग आते हैं? वो लोग आते हैं जिनकी 5 करोड़ तक एग्रीगेट टर्नओवर होती है। और 5 करोड़ तक कौन से साल में? पिछले साल में या इस साल में? तो इसी साल की बात हो रही है। इस स्कीम में वही आते हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू, अच्छा पिछले साल में अप टू, ऑब्वियस ही बात है इस साल तो कैसे हो सकता है, क्योंकि मान लो अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, QRMP में आऊंगा नहीं आऊंगा वो पिछले साल के हिसाब से देखूंगा ना। तो पिछले साल के टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ है तो इस साल मैं QRMP में आ सकता हूं। अब बात करते हैं, अगर आप QRMP में आओगे तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, R1 और 3B भरनी पड़ेगी क्वार्टरली, लेकिन आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी मंथली। कैसे करेंगे वो भी डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी जो है सिर्फ 4 3B जाएंगी, 4 R1 जाएंगी। पहले वाले लोगों की ज्यादा 12 R1 12 3B जाती हैं, तो इनको ये फायदा हो जाएगा। QRMP की खास बात है कि ये GST नंबर वाइज है। जो हमारा कंपोजिशन स्कीम होती है वो होती है अपना पैन नंबर वाइज, अगर एक की होगी तो सबकी होनी पड़ेगी। QRMP ऐसा नहीं है, आप हर GST नंबर में अलग चूज कर सकते हो कि आपको QRMP में आना है या नहीं आना। इसके अलावा नेक्स्ट अगली बात आती है बेटा IFF। QRMP वाले पर्सन को IFF भरना ऑप्शनल होता है। IFF का मतलब है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता। ये क्यों भरना है? ताकि आप ITC पास ऑन कर सको, उसलिए भरना होता है। क्या क्या सिस्टम क्या है, कैसे भरना होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। IFF के अंदर 50 लाख रुपए तक के इनवॉइस जा सकते हैं। IFF में सिर्फ B2B इनवॉइस ही डालने होते हैं। IFF जो होता है R1 की जगह भरा जाता है, क्योंकि इनकी R1 जाती है क्वार्टरली, तो शुरू के 2 महीनों में ये IFF भर सकते हैं और ऑप्शनल है, इनकी मर्जी है भरे या ना भरे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई एक महीने भर दिया तो अगले महीने भरना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट हो, किसी महीने भरो किसी महीने में ना भरो। तो IFF भर सकते हैं। सिर्फ B2B वाली सेल जाती है IFF के अंदर, और इसके तो अपना B2B वाली सेल जाती है IFF के अंदर। और जो QRMP वाले होते हैं वो उनकी 13 तारीख होती है R1 की डेट, चाहे वो IFF भरे या R1 भरे, 13 तारीख जो है उनकी लास्ट डेट रहती है। जैसे यहाँ देखो लिखा रखा है कि जुलाई महीने का अगर आपको IFF भरना है तो आप 13 अगस्त तक भर सकते हो, और अगर अगस्त महीने का IFF भरना है 13 सितंबर तक भर सकते हो, 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में। वही सेम रूल है कि भाई महीना खत्म नहीं हुआ तो पहले आप अपलोड कर सकते हो, सबमिट नहीं कर सकते। सबमिट आप 1 से 13 के बीच में कर पाओगे। शुरू के 2 महीनों के अंदर आप IFF भर सकते हो, और लास्ट महीने में आपको R1 भरनी ही पड़ेगी, वो तो पक्का है। अब आइए इनको मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो अगर मेरे को डायग्राम मिलता है, तो मिल नहीं रहा तो मैं आपको यहाँ डायग्राम बनवा के बता देता हूं।
तो क्या होगा बेटा कि मान लो कोई बंदा क्यूआरएमपी में है, तो अभी हम चल रहे हैं जुलाई महीने में, जुलाई महीना, उसके बाद अगस्त महीना और उसके बाद सितंबर महीना। कोई इस महीने में, ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर में अगर वो कोई क्यूआरएमपी में है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा बेटा कि जुलाई महीने में उसको कुछ नहीं करना, जुलाई महीने की आईएफएफ भर सकता है, वो उसको IFF-1 बोलते हैं क्योंकि पहले भर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, उसकी मर्जी है, भरना चाहे तो भरे। कब भर सकता है? ये भर सकता है 13 तारीख को, 13 अगस्त तक ये भर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये अगस्त महीने की जो IFF होगी वो 13/9 को भर सकता है, IFF-2 यहां भर सकता है, ये भी ऑप्शनल है। फिर अगस्त महीने की जो होगी वो भर सकता है। सितंबर महीने में तो अगली जो जाएगी वो R1 जाएगी, और R1 वही 13/10 को ये R1 जो है भर सकता नहीं, ये कंपलसरी है, इसको भरनी ही पड़ेगी। अब जो इसमें B2B इनवॉइस आते हैं, इसमें भी B2B इनवॉइस आएंगे, और इसमें दोनों आएंगे, B2B भी और B2C भी। इसमें अप टू 50 लाख तक के इनवॉइस आते हैं, इसमें भी अप टू 50 लाख तक के इनवॉइस आएंगे, दोनों में अलग अलग, और इसमें बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो सारे इनवॉइस आएंगे। अगर आपने IFF में इनवॉइस डाल दिए तो फिर आपको R1 में डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। मान लो आपने IFF नहीं भरी है तो फिर पूरे क्वार्टर के इनवॉइस ही आपको R1 के अंदर डालने पड़ेंगे, जो आप इस 13 तारीख को भरोगे। ये सीन रहता है। ये तो हो गया क्वार्टरली रिटर्न का सीन। अच्छा, एक क्वार्टरली रिटर्न और हो गई आपकी 3B। जो टैक्स है वो 3B जो है वो तो इकट्ठी जाएगी, वो आपकी मंथली नहीं जाती। इसकी डेट होती है 22 या 24 तारीख, वो आपकी क्वार्टरली जाएगी 3B। इसमें जितना भी आपकी R1 में आई होंगी, IFF जोड़ लो, R1 जोड़ लो, और इवन 1A भी भरा होगा आपने बीच में, 1A भी हो सकता है बीच में, इन सबको जोड़ के जो भी 3B है वो नेट हिसाब आ जाएगा। जो ITC है वो माइनस करके आप अपना इसमें नेट हिसाब करोगे पूरे क्वार्टर का। अब इसके अलावा और क्या होगा? अब मैंने बोला था मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न तो समझ आ गया, मंथली पेमेंट क्या है? वैसे तो हाँ, मंथली पेमेंट क्या है, तो उसके लिए क्या है कि जुलाई महीना जो खत्म हो जाएगा उसकी 25, वैसे अगर हम 3B भरते ना जुलाई की तो 20 अगस्त को भरते, लेकिन यहां पर क्योंकि क्यूआरएमपी वाला है तो ये मंथली 3B नहीं भरेगा, ये जो है अपना 25 तारीख लिखी हुई है, इनकी 25 अगस्त को क्या करेगा, एक ई कैश में पैसा ऐड करके छोड़ देगा। कितना पैसा करेगा वो ये भी समझाऊंगा मैं आपको। सिमिलरली अगस्त महीने के बाद अगला जो पैसा है वो 25 सितंबर को ये अपना ई कैश में पैसा ऐड करके छोड़ देगा। और जहां तक बात आती है सितंबर महीने के अगला जो पैसा है 25 अक्टूबर को ऐड करके नहीं छोड़ना, क्योंकि 25 अक्टूबर से पहले पहले 22 या 24 को तो आपकी एक्चुअल 3B चली जाएगी, वहां आप टैक्स की एक्चुअल पेमेंट कर दोगे। 25/8 और 25/9 को आपको जो है पैसा ई कैश में ऐड करके छोड़ना पड़ेगा। यानी कि पहले महीने तो कोई भी काम नहीं करना आपको, जो उस क्वार्टर के सेकंड और थर्ड मंथ में आपको काम करना है, और सेकंड और थर्ड मंथ में आपको ई कैश में पैसा ऐड करके छोड़ना है, और फाइनल हिसाब किताब फिर क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा उसका पहले महीने में हिसाब किताब होगा। इसमें अब ई कैश में कितना पैसा ऐड करके छोड़ना है, ये एस्टिमेशन के बेस पे छोड़ना है पैसा ऐड करके। एस्टिमेशन के बेस पे कितना होगा आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा इसमें एक एग्जांपल लिख रखा है कि मान लो किसी के 8 इनवॉइस थे, मैंने IFF में डाल दिए, कुछ इनवॉइस बचे हुए फिर आपके R1 में जाएंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता कि जुलाई का इनवॉइस है तो वो आप 13 अगस्त के IFF में डाल सकते हो, अगर इसमें नहीं डाला तो फिर 13/9 को नहीं डाल सकते आप। और अगर किसी के 50 लाख से ऊपर की सेल है तो फिर उसको चुनना पड़ेगा कि कौन से इनवॉइस अप टू 50 लाख है जो IFF-1 में डालने हैं, सिर्फ B2B ही डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात आती है, B2B डाल सकते हो, इंट्रा स्टेट भी डाल सकते हो, इंटर स्टेट भी डाल सकते हो। क्यूआरएमपी में आएगा कौन वो बता दिया मैंने, पिछले साल के टर्नओवर देखी जाएगी, एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी, अप टू 5 करोड़ होगी तो ही आप आओगे। हाँ, आ सकते हो आप जीएसटी नंबर वाइज, किसी का आप सिलेक्ट कर सकते हो, किसी का ना करो। अब आना कैसे है और इससे बाहर कैसे निकलना है वो सिखाता हूं। जिस भी क्वार्टर में आपको क्यूआरएमपी में आना है, कंपोजिशन स्कीम में क्या होता था कि 1 अप्रैल से ही आ सकते हो, बट यहां पर क्या है किसी भी क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी में आ सकते हो। मान लो आपको पहले क्वार्टर में आना है क्यूआरएमपी में, तो इसको बताने की डेट है, कब तक बता सकते हो? क्वार्टर शुरू होने से 2 महीने पहले बता सकते हो। अप्रैल से 2 महीने पहले क्या होता है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से बता सकते हो। कब तक बता सकते हो? क्वार्टर शुरू होने से क्वार्टर का जो पहला महीना है उसकी लास्ट डेट तक, यानी कि 30 अप्रैल तक आप बता सकते हो। ऐसे ही जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है तो इसके 2 महीने पहले
जुलाई से पहले आ गया 1 मई से बता सकते हो, और अपना इसका पहला महीना जुलाई है, उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई तक बता सकते हो। सिमिलरली तीसरे क्वार्टर में भी ऐसा ही होगा कि आप 2 महीने पहले और 1 महीने बाद तक आप बता सकते हो। तो ये तो कॉमन पोर्टल पे आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्यूआरएमपी में आना चाहता हूं, तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। और अब आता है बेटा क्यूआरएमपी से बाहर कैसे निकल सकते हो। तो क्यूआरएमपी से बाहर निकलने का भी सेम तरीका है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं क्यूआरएमपी से बाहर आना चाहता हूं, और वही डेट्स हैं इन्फॉर्म करने की कि जिस क्वार्टर में बाहर आना चाहते हो उस क्वार्टर से ठीक 2 महीने पहले आप बता सकते हो, और उस क्वार्टर के पहले महीने की लास्ट डेट तक भी आप बता सकते हो। हाँ, अब बाहर आप मर्जी से भी आ सकते हो और बाहर धक्के से भी आ सकते हो। धक्के से ऐसे आओगे कि मान लो आपने 5 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर एक्सीड हो गई, और इस साल में की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड हो गई, तो आप जिस दिन एक्सीड हुई है उस दिन बाहर नहीं आओगे। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता था, जिस दिन टर्नओवर एक्सीड होती है उस दिन बाहर आ जाते हो। यहां इंतजार किया जाएगा आपका, जिस दिन टर्नओवर एक्सीड हुई है उस दिन बाहर नहीं आओगे, उसको उस क्वार्टर को खत्म होने का वेट किया जाएगा, और उसके बाद आप बाहर आओगे उससे नेक्स्ट क्वार्टर में। बट आपको बताना पड़ेगा कि मैं बाहर आ रहा हूं। तो बताना कब पड़ेगा, वही है जिस क्वार्टर में बाहर आना चाहते हो उस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर के 2 महीने, या फिर जो क्वार्टर में बाहर आना चाहते हो उसका फर्स्ट महीने की लास्ट डेट। तो यही बात है बेटा। तो देखो जैसे यहां पर क्या हुआ कि 12 मार्च को टर्नओवर एक्सीड हो गई इसकी 5 करोड़ से, तो ये क्वार्टर खत्म होने के बाद है, यानी कि 1 अप्रैल से ही बाहर आएगा। बट इसको बताना कब पड़ेगा, ये अपना 1 फरवरी से बता सकता है। अब आप बोलोगे 1 फरवरी से टर्नओवर एक्सीड ही नहीं हुई थी, बट डेट बताने की वही है, 1 फरवरी से बता सकता है, और ये अपना 30 अप्रैल तक बता पाएगा। इसके बाद क्यूआरएमपी की रिटर्नें जो है वो कैसे भरी जाती हैं, वो मैंने आपको बता ही रखा है। क्यूआरएमपी की रिटर्नें भरने की जो 3B है वो 22 या 24 तारीख तक भरी जाती है। ये कुछ साउथ के स्टेट हैं जहां 22 तारीख लगती है, और नॉर्थ के स्टेट है जहां 24 तारीख लगती है। अलग अलग आपसे याद होता हो तो कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात आती है बेटा कि आईटीसी, उनको क्यूआरएमपी को भी नॉर्मल तरीके से आईटीसी मिल जाता है, उनकी भी 2B आती है। उनकी 2B क्वार्टरली आएगी, तो क्वार्टरली बेसिस पे ही उनको आईटीसी मिलेगा। 3B रिटर्न के अंदर वो अपना आईटीसी ले सकते हैं। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने बता दिया, 25 तारीख है, वो आपको मैंने बता ही दिया है। और मंथली पेमेंट करनी पड़ती है। ई कैश में बस पैसा ऐड करके छोड़ना पड़ता है, पीएमटी 06 चालान के थ्रू पैसा ऐड करके छोड़ना पड़ता है। नेट सेटलमेंट तो 3B रिटर्न के अंदर ही होती है। अगर आपने फालतू पैसा ऐड करके छोड़ दिया तो आप रिफंड ले सकते हो, या अगले महीने एडजस्ट करवा सकते हो, वो सारी बातें हैं। इसके बाद इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं बेटा अपना पैसा ऐड करने के। जैसे मैंने आपको बोला था कि 25/8 को और 25/9 को पैसा ऐड करना है। कितना ऐड करना है, उसके 2 ऑप्शन है। एक होता है फिक्स सम मेथड, और एक होता है बेटा आपका अपना सैम, सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है, आइए मैं आपको समझा देता हूं इस डायग्राम के थ्रू। एफएसएम मेथड पहले क्या बोलता है, मान लो जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर में आप आना चाहते हो क्यूआरएमपी में, तो ये एफएसएम मेथड बोलता है कि इससे जो पिछला क्वार्टर है ना उसकी बात कर लो। पिछले क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी में थे या नहीं, पहले ये बताओ। अब इस क्वेश्चन में तो लिख रखा है कि पिछले क्वार्टर में क्यूआरएमपी में थे। पिछले क्वार्टर में क्यूआरएमपी में थे तो आपकी पिछले क्वार्टर की जो 3B है वो क्वार्टरली गई होगी, और पिछले क्वार्टर की 3B क्वार्टरली गई होगी। ये जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है, इससे पिछला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून का क्वार्टर, उसकी 3B गई होगी क्वार्टरली, वो भी 24 जुलाई को गई होगी अगर आप नॉर्थ में रहते हो। 24 जुलाई को 3B गई होगी, या उससे पहले 3B गई होगी अगर आप नॉर्थ में रहते हो। 24 जुलाई को 3B गई होगी, तो उस 3B के अंदर आ जाओ, और उस 3B में देखो कि आपने ई कैश के थ्रू कितनी पेमेंट कर रखी है। देखो, तो उस 3B में आ जाओ। आपका पिछला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून का क्वार्टर, तो उस क्वार्टर की 3B में आ जाओ। अच्छा, यहां पर तो क्या है, यहां थोड़ा सा अलग है। यहां क्या है, जो ये एग्जांपल दे रखा है कि अप्रैल मई जून में तुम आना चाहते हो क्यूआरएमपी में, तो उससे पिछला क्वार्टर देखना है, वो हो गया जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर की 3B अगर आपकी गई है, क्वार्टरली गई है, तो इस क्वार्टर में आपने ई कैश में कितना पे किया है वो देखना है। तो आपने कैश में क्या पे किया है, सीजीएसटी पे किया इतना, एसजीएसटी पे किया इतना, आईजीएसटी पे किया इतना, सेस पे किया इतना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 35% ऑफ जो पिछले क्वार्टर में टैक्स पे किया है कैश में, वो आपको ई कैश में जमा करा के छोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये 35% बन गया, ये आपको ई कैश में जमा करा के छोड़ना पड़ेगा। किन डेट्स को जमा करा के छोड़ना पड़ेगा, यही 25/8 को भी और 25/9 को भी सेम अमाउंट। 25/8 को भी ई कैश में जमा करा के छोड़ दो ये अमाउंट, और 25/9 को भी ये सेम अमाउंट जमा करा के छोड़ दो। तो मतलब क्या करना है
जुलाई अगस्त सितंबर की बात करो तो इससे पिछला जो क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, उसकी जो 3B गई होगी वो गई होगी 24 जुलाई को। उसमें देख लो कि आपने ई कैश से कितना पे किया था और उसका 35% पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, 25/8 और 25/9 को ई कैश में जमा करा के छोड़ना पड़ेगा। और अगला डायग्राम ये बोलता है बेटा कि अगर आपकी जुलाई अगस्त सितंबर की जो क्यूआरएमबी में हो आप, लेकिन इससे पिछला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, अगर अप्रैल मई जून की 3B आपकी मंथली गई है, आप क्यूआरएमबी में नहीं थे पिछले क्वार्टर में, यहां मंथली नॉर्मल में थे, मंथली 3B गई है, तो फिर आपको तीनों की 3B नहीं देखनी, आपको सिर्फ फिर जून की 3B देखनी है। आपको जून की 3B देखनी है और ये देखना है कि जून की 3B के अंदर, जून की 3B आपको देखनी है और जून की 3B के अंदर आपको देखना है कि जो जून की 3B है उसमें टैक्स आपने कितना पे किया है ई कैश के थ्रू। और अगर आपने ई कैश के थ्रू ये टैक्स पे किया है तो 100% ऑफ टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। तो उतना ही टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। कहां जमा कराना पड़ेगा? यही 25/8 को और 25/9 को, सेम अमाउंट 100% ऑफ द टैक्स। क्योंकि ये मंथली गई है तो मंथली हम मंथली ही टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो मंथली उतना टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा पहले 2 महीनों में, आई मीन 25/8 और 25/9 को ई कैश के अंदर। और अगर आपने पिछले क्वार्टर की 3B क्वार्टरली भरी होती तो उस क्वार्टर का जो भी आपने टैक्स भरा होता 3B के अंदर ई कैश के थ्रू, उसका 35% आपको जमा कराना पड़ता इन 2 महीनों के अंदर, 35% ईच इन दीज 2 मंथ्स। तो ये वाली बातें थी बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अगली बात पे। तो बेटा अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि अगर वो बंदा जो क्यूआरएमबी वाला है वो 25 तारीख को ई कैश के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट जमा नहीं कराएगा तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। और इसमें क्या रहता है बेटा कि हाँ, अभी तो एफएसएम मेथड की बात कर रहे थे, पहले हम वही एफएसएम मेथड के इंटरेस्ट की बात करते हैं कि आपको यहां पर क्या करना था, वो 35% पैसा जमा कराना था। अगर आप पिछले क्वार्टर में क्यूआरएमपी में थे तो यहां 35% पैसा जमा कराना था ई कैश के अंदर, और यहां पर भी 35 जमा कराना था। अगर आप इन रिक्वायर्ड ड्यू डेट्स पे जमा करा देते हो जो पैसा 35% बनता है, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। हाँ, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, 22-24 को जो भी 3B भरनी है उसमें भी जो पैसा बनता है वो आप पे कर देते हो, कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा। एक्चुअल लाइबिलिटी चाहे 35% से ज्यादा है कम आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 35 जमा करा देते हो और यहाँ जो भी डिफरेंस आपका पेमेंट करनी होती है वो कर देते हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ 35 से कम जमा कराओगे तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ जाएगा, और जब तक वो पूरा नहीं कर दोगे तब तक वो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और यहाँ अगर आप 22-24 को रिक्वायर्ड अमाउंट पे नहीं करोगे तो भी आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। 18% के रेट से इंटरेस्ट लगता है। सेक्शन वही लगेगा 50 का सब सेक्शन 1, जो कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के चैप्टर में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, वो कर लेते हैं। 3.5 लाख रुपए अप्रैल के अंदर पे करने चाहिए थे और मई में भी 3.5 लाख जमा कराने चाहिए थे। तो हो सकता है ना कि पिछले क्वार्टर में 10 लाख जमा कराया होगा तो उसका 35% 3.5 लाख बन गया, वो जमा कराना चाहिए था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अपना इन्होंने एसएससी डिपॉजिट ऑन ड्यू डेट्स अच्छा जमा करा भी दिया रिक्वायर्ड अमाउंट, तो मतलब फिर तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। लेकिन उनको पता लगता है कि क्वार्टर की लायबिलिटी आती है 12,50,000, क्वार्टर की लायबिलिटी ज्यादा आती है। 7 लाख ऑलरेडी जमा हो चुका है, 5 लाख रुपए पेंडिंग है, 5 लाख रुपए पेंडिंग है, वो जमा कराना चाहिए था। वो कब जमा कराना चाहिए था? वो 3rd महीने की जो रिटर्न जाती है 3B उसमें जमा कराना चाहिए था, यानी कि 22 और 24 तारीख को जमा कराना चाहिए था। तो इसने जो है 24 तारीख को जमा कराना चाहिए था, 24 जुलाई को जमा कराया, 30 जुलाई को मतलब लेट जमा कराया। 24 को कराना चाहिए था, 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 दिन लेट जमा कराया, तो 6 दिन का 18% का 5 लाख का जो है वो 5.5 लाख जो भी है उसका इंटरेस्ट बन जाएगा, वो पे करना पड़ेगा। क्योंकि इसने पहली 2 इंस्टॉलमेंट तो थी वो जमा करा दी थी टाइम पे, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट 3rd जो 3B थी वो टाइम पे इसने टैक्स जमा नहीं कराया, तो उसका इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर 3B भी टाइम पे भर दी होती तो उस केस में फिर इसको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत ना होती। सिमिलरली एक ये एग्जांपल है, ये भी आप लोग पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं अगला मेथड कराता हूं, सैम मेथड। और सैम मेथड क्या होता है बेटा? ये सेल्फ असेसमेंट मेथड है। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर आपको 25/8 को भी ई कैश में जमा कराना है, 25/9 को भी ई कैश में जमा कराना है, लेकिन आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है
कि 25/8 को जो मैं जमा करा रहा हूँ वो जुलाई महीने के लिए जमा करा रहा हूँ। जुलाई महीने की सेल कितनी बनती है, हालांकि आपने R1 नहीं भरी है, बट खुद एस्टिमेट करना पड़ेगा सेल कितनी बनती है, उसका ITC कितना बनता है, वो माइनस करके ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC भी कंसिडर करके माइनस करके फिर जो बचा हुआ आपको ई कैश से पे करना था, अगर आप 3B भरते तो भी उतना पे करते, तो उतना जमा करा के छोड़ दो। तो कुल मिला के आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस 3B नहीं भरनी, उसको ई कैश में जमा करा के छोड़ दो। सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ करनी पड़ेगी और आपको जमा करा के छोड़ना है, और फिर 3B तो एक्चुअल में आपको फाइल करनी ही है, उसमें टैक्स भरना ही है। तो ये जो पैसा होगा वो इकट्ठा हो जाएगा और वो फिर यहाँ पर आपका यूज हो जाएगा। तो अगर आपका इस सेम मेथड का नुकसान ये है कि अगर आपका यहां पर आपने कम जमा कराया, बाद में जब यहां 3B भरी तो पता लगा कि आपका ज्यादा बनता था इस महीने का, बट आपने जमा कराया कम, तो फिर इंटरेस्ट लग जाएगा। FSM में ऐसा नहीं था। FSM में क्या था कि भाई आपने अपने हिसाब से पिछले क्वार्टर के एस्टिमेशन के हिसाब से यहाँ 35% जमा करा दिया, यहाँ 35% जमा करा दिया। अब एक्चुअल में जो आपने 3B भरी उसमें पता लगता है कि ज्यादा बनता था या कम बनता था, फर्क नहीं पड़ता, आपने जो जमा करा दिया वो बढ़िया जमा करा दिया, और यहां पर आपको कोई भी पैसा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन सैम में क्या है, आपने जमा करा दिया अपने हिसाब से, लेकिन बाद में बना ज्यादा एक्चुअल में, तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सैम मेथड की एक दिक्कत है। इसके अलावा यहां पर जो है हाँ, तो इंटरेस्ट लग जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। एक और बात ध्यान रखनी होती है FSM मेथड में भी, सैम मेथड में भी, कि अगर आपका ITC का ओपनिंग बैलेंस पड़ा है तो वो भी आप माइनस करोगे और उसको भी कंसिडर करोगे। लाइक एक बात मैंने आपको बताई थी जैसे FSM के अंदर, कि आपको इतना पैसा जमा कराना है ई कैश के अंदर, वो दोनों महीनों के अंदर। अगर आपका इतना पैसा ITC में पड़ा है तो फिर आपको जमा कराने की ई कैश में जरूरत नहीं है। तो ITC का बैलेंस भी कंसिडर करना पड़ता है यहां पर। ये तो ये बहुत अजीब सी बात है कि जब यहां अपन इस रिटर्न में सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने ई कैश में कितना पे किया, तो जब ई कैश का देख रहे हैं तो फिर ITC नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट यहाँ रिलीफ देती है कि हम देख तो रहे हैं कि पिछले महीने में आपने ई कैश में कितना पे किया, लेकिन फिर भी आपको इस महीने का ITC का बैलेंस अगर आपके पास है पड़ा, ओपनिंग बैलेंस पड़ा है क्रेडिट लेजर का, तो वो कंसिडर कर लेना, और वो माइनस करने के बाद जो बाकी बची हुई अमाउंट है वो ई कैश में आप जमा करा सकते हो। नेक्स्ट अब मेथड आता है बेटा, बस सारी बातें खत्म हो चुकी है, अब आसान से टॉपिक बाकी हैं। नील 3B वो सेम टॉपिक एज इट इज जो नील R1 था वही लग जाएगा, कि भाई आपको भरनी जरूरी होती है, और तभी भरनी है नील वाली जब आपकी ना तो सेल हो, ना कोई परचेज हो, और ना कोई आपकी पीछे कोई अमेंडमेंट हो, तो उस केस में आप भर सकते हो नील R1, और ना नील 3B वही SMS के थ्रू भी भरी जा सकती है। टाइम लिमिट ऑफ ये भी सेम है, 3 इयर्स तक आप 3B भर सकते हो, ड्यू डेट ऑफ 3B से लेकर 3 इयर्स तक भर सकते हो। 3B के कंटेंट्स क्या हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या गलतियां कब कब ठीक कर सकते हो। देखो गलतियां जो है 3B में ठीक नहीं की जा सकती, जो गलतियां हैं वो R1 में ही ठीक की जाती हैं। तो जो अगले मान लो कोई 3B में कोई गलती हो गई है, तो अगले महीने की जो R1 होगी उसमें आप गलती ठीक कर सकते हो, उस R1 का इफेक्ट अगली 3B में आ जाएगा। तो इस तरीके से ही गलतियां ठीक की जाती हैं, और गलती ठीक करने की टाइम लिमिट वही सेम है, जो R1 ठीक करने की टाइम लिमिट थी वही यहाँ पर टाइम लिमिट है। इसके बाद और जो है क्या कहते हैं अपना 3B और या R1 भरनी हो, तो इसमें आपको रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ता है, और वेरीफाई करने के लिए आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। ये जो पैराग्राफ है इसमें लिख रखा है कि आप आप डिजिटल सिग्नेचर लगाकर भी वेरीफाई कर सकते हो। आप आधार बेस्ड, आपका आधार नंबर आपने लिंक करा रखा होगा GST नंबर से, तो आधार नंबर के अंदर फोन नंबर लिंक होता है, तो उस पे OTP जाएगा और उससे आप भर सकते हो। या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक कोड जाएगा, उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो इन तरीकों से आप अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हो। अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है GSTR4। ये कंपोजिशन स्कीम वाले को भरनी होती है GSTR4, और ये एक ईयरली रिटर्न भरी जाती है, और इसकी ड्यू डेट होती है 30 जून जो है इसकी ड्यू डेट रहती है। तो GSTR4 इलेक्ट्रॉनिकली भरनी है कॉमन पोर्टल पे, और कंपोजिशन स्कीम वाला भरता है। कंपोजिशन स्कीम वाला एक स्टेटमेंट ही भरता है, क्वार्टरली CMP08 होता है, और ये जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है ये जाती है आपकी क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले क्वार्टर की 18 तारीख को, और जो हमारी GSTR4 होती है ये जाती है 30 जून को, ये मैंने आपको बताया था, ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
तो 30 जून को जाती है। पहले यहाँ पर डेट अलग थी, अब 30 जून हो गई है, पहले 30 अप्रैल होती थी। इसको देख लेना, अमेंडमेंट है ये भी। इसके अलावा अगली जो बात आती है वो ये है, इनकी जो 2A होती है इसको हम 4A बोलते हैं, हालांकि रेलेवेंट नहीं होती है। जो अपना GSTR 4 है उसमें समरी जाती है और सारे इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाती। इसमें कंटेंट अलग लिखे हुए हैं, बट प्रैक्टिकली बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता है, तो इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नील CMP 08, नील GSTR 4 भी जा सकती है। वो सेम रूल्स हैं कि अगर आपकी परचेज सेल वगैरह नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो आप नील भर सकते हो, और नील भरने के लिए आप SMS कर सकते हो। तो सेम वही टॉपिक है, यहाँ मैंने सिर्फ अपना इतना ही लिख दिया कि सेम एज R1। अब आते हैं अगला टॉपिक की जो अगला जो टॉपिक है उसको कराने के लिए मैंने एक यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, उसको मैं आपके पास उसको मैं लेकर चलता हूँ। और ये एक डायग्राम है जिसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है। आइए समझाते हैं। पिछले साल कोई बंदा था रेगुलर टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर था, इस साल वो कंपोजिशन में आ गया। मतलब मान लीजिए कोई बंदा था जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में नॉर्मल में था, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपोजिशन में आ गया, यानी कि 1/4/25 से आगे वो कंपोजिशन स्कीम में आ गया। तो अब ये बोलता है स्टेटमेंट भरनी है, हमें रिटर्न्स भरनी है प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। यानी कि 24-25 की जो रिटर्न भरनी है वो 24-25 की रिटर्न कौन सी जाएंगी? ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल स्कीम में था तो वही R1 और 3 भी जाएगी, तो R1 और 3 भी जाएगी उस बंदे की। तो R1 और 3 भी भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी? तो R1 भरने की आपको पता ही R1 कब भरी जाती है। मान लो मार्च की है, मार्च 25 की R1 है, नॉर्मल स्कीम में था, उसकी R1 भरी जाएगी 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल 25 को भरी जाएगी। ये भरी जाएगी। लेकिन ये बोलता है कि भाई वैसे आपने बोला था कि लेट भी भर सकते हो, अप्रैल के बाद मई में भर सकते हो, जून में भर सकते हो, लेकिन लास्ट से लास्ट कब तक भर सकते हो? वैसे हमने बताया था कि R1 भरने के लिए लास्ट से लास्ट आपको 3 साल मिलेंगे, 3 भी भरने के लिए भी 3 साल मिलेंगे। लेकिन यहाँ ये बोलता है कि अगर आप अब कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हो तो हम इतना वेट नहीं करेंगे, आपको जो है एक डेट बताई जाएगी, वो है सितंबर महीने की रिटर्न भरने की ड्यू डेट, और एनुअल रिटर्न जब आपने फाइल कर दी विच एवर इज अर्लियर, यहां तक आपको भरना पड़ेगा। तो सितंबर भरने की जो रिटर्न भरने की डेट क्या होती है? वो होती है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर या फिर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यानी कि 24-25 में जब आप नॉर्मल में थे, नॉर्मल स्कीम से जब आप नॉर्मल स्कीम में थे 24-25 के अंदर, तो जब आप 24-25 के अंदर नॉर्मल स्कीम में थे और इस साल की कोई रिटर्न पेंडिंग है, तो आप लास्ट से लास्ट कब तक भर सकते हो? ये भर सकते हो आप कि 20 अक्टूबर, यानी कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ अपना सितंबर, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर जो कि होती है 3B रिटर्न की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर। R1 को अपन रिटर्न नहीं मानते, तो 20 अक्टूबर या फिर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, यहां तक आप ये पुराने पीरियड की भर सकते हो। वैसे 3 साल मिलते हैं, लेकिन क्योंकि अब बंदा कंपोजिशन स्कीम में आ चुका है तो 3 साल नहीं मिलेंगे, यहां तक भर सकता है। तो ये था बेटा, MCQ बन सकता है। इसके बाद जो अगला है वो है एग्जिट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। कि मान लो कोई टाइम पीरियड के लिए आप कंपोजिशन स्कीम में थे, कि लाइक हो सकता है कि आप अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपोजिशन स्कीम में थे, लेकिन पूरे साल में नहीं, हो सकता है शुरू के 3 क्वार्टर में आप कंपोजिशन स्कीम में थे, बाद में नॉर्मल स्कीम में आ गए, या फिर हो सकता है पूरे साल भी कंपोजिशन स्कीम में थे, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, जैसे भी है। तो अगर जिस टाइम आप कंपोजिशन स्कीम में थे उस टाइम की रिटर्न अगर कोई पेंडिंग है तो कब तक भर सकते हो? तो यहां ये कोई एक्स्ट्रा टाइम पीरियड नहीं देता, ये सिर्फ बोलता है कि मान लो इस क्वार्टर की रिटर्न पेंडिंग है, तो CMP 08 पेंडिंग है इस क्वार्टर का, तो अगले क्वार्टर के 18 तारीख तक ही भर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलेगी, 18 तारीख ही भर सकते हो। और इस साल की, क्योंकि इस साल आप अपना कंपोजिशन स्कीम में थे, तो इस साल की जो GSTR 4 जाएगी वो अगले साल की 30 जून तक ही जाएगी, कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलेगी, वहीं तक ही भरनी पड़ेगी। हाँ ये बात है, आप बोलोगे कि सर इस साल में 3 महीने तो नॉर्मल स्कीम में था ना, तो भी क्या होगा? तो भी बस पूरे साल की नहीं जाएगी GSTR 4, इन 3 क्वार्टर जब तक वो कंपोजिशन स्कीम में था उन 3 क्वार्टर की GSTR 4 जाएगी, वही 30/6 को, तो वहां तक भरनी पड़ेगी। इस पीरियड की नॉर्मल R1 3 भी जाएंगी, और इवन इस पीरियड की एक एनुअल रिटर्न भी जाएगी जो 31 दिसंबर तक जाएगी। तो ये देखो, यही लिखा रखा है कि भाई अगर आप एग्जिट ले रहे हो कंपोजिशन स्कीम से, तो CMP 08 भरने की लास्ट डेट 18 तारीख की रहेगी, और GSTR 4 भरने की लास्ट डेट 30 जून ही रहेगी, या 30 जून कर देना,
जैसे कि अमेंडमेंट है, आपको पता है। तो ये है बेटा। तो मतलब जब आप नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम आ रहे थे तो नॉर्मल वाले पीरियड की रिटर्न भरने की तो डेट हमने आगे बढ़ाई और बोला कि आप 20 अक्टूबर तक भर सकते हो और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। लेकिन जब कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में जा रहे थे तो उस टाइम कोई नहीं बढ़ाई गई। जो नॉर्मल डेट्स होती हैं कंपोजिशन स्कीम वाली, उसी टाइम पीरियड में आप भर सकते हो। अब जीएसटीआर 5 होता है बेटा एनआरटीपी के लिए। एनआरटीपी वो पर्सन होता है जो बाहर का, इलोन मस्क जो नॉन रेजिडेंट है, बाहर से इंडिया में आया है और इंडिया में आकर व्यापार करने आया कुछ टाइम पीरियड के लिए, 90 दिन का उसको मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। तो वो बंदा जो है, वो बाहर का बंदा है, वो R1 और 3 भी नहीं भरता, वो जो है अपना जीएसटीआर 5 भरता है। और उसकी जीएसटीआर 5 के अंदर सारी डिटेल चली जाती है, उसका आउटवर्ड की भी डिटेल जाती है और उसको जो आईटीसी मिलता है वो भी बताया था मैंने आपको कि वो जो इंपोर्ट करके गुड्स लाता है सिर्फ उसी का आईटीसी मिलता है और कोई आईटीसी उसको नहीं मिलता। तो जो इनवर्ड सप्लाईज होती हैं उसकी जो इंपोर्ट करके लाता है उसी का आईटीसी मिलता है। तो ये दोनों डिटेल जाती हैं जीएसटीआर 5 के अंदर। जीएसटीआर 5 भरने की ड्यू डेट क्या रहती है? ये ड्यू डेट रहती है आपका, अभी मैं पढ़ा देता हूँ, 20 days from the end of the tax period or within 7 days after the validity of registration whichever is earlier। वैसे एक्ट में 13 days लिखा है बट इसको हटा दिया गया है। आज की डेट के लिए जीएसटीआर, इसकी जीएसटीआर 5 की डेट होती है विद इन 20 days फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड और 7 days। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है, आइए आपको मैं बताता हूँ। लारा दत्ता लारा दत्ता नहीं, ब्रियान लारा एनआरटीपी है, इंडिया में अपना कुछ ऑटो एक्सपो में कुछ करने आया है, ट्रेड एक्सपो में 25 साल से लेकर 22-10 तक आया है। तो 90 दिन तक आ सकता है, तो आया है वो। और फिर वो अपना चला जाएगा इंडिया छोड़ के। तो जीएसटीआर कब कब भरेगा? पहली रिटर्न भरी जाएगी 25 सात से लेकर अपना 31 सात तक की। तो 25 सात से 31 सात तक की भरी जाएगी। कब भरी जाएगी? ऊपर देखो क्या लिख रखा था, यहाँ लिख रखा था 20 days फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। उस महीने के एंड होने का 20 days तक, यानी कि 20 अगस्त को भरी जाएगी ये रिटर्न, या फिर जीएसटी नंबर खत्म होने के 7 दिन में। जीएसटी नंबर तो इसका खत्म हो रहा है 22-10 को, 22-10 में 7 दिन जोड़ दोगे तो आ जाएगा 29-10, विच एवर इज अर्लियर। तो या तो 20-8 या 29-10, तो हम 20-8 को चूज करेंगे, यहां भरी जाएगी। अब अगला महीना जो अगस्त होगा उसकी रिटर्न भरी जाएगी 20-9, या फिर अभी जो आया था ना 22-10 में 9 दिन जोड़ दो, 29 अपना 29 या जो भी 31-10 आएगा, जो भी है 29-10 आएगा। हाँ, तो 29-10 7 दिन जोड़ दो 29-10। बट 29-10 जो है वो लेट है, पहले हम 20-9 को ही भर देंगे। सितंबर की भी 20-10 को भर देंगे, 29-10 लेट है। लेकिन जो सितंबर के बाद की होगी 1 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक की, इसकी जो है डेट भरनी चाहिए थी, इसकी रिटर्न भरनी चाहिए थी नवंबर में, 20 नवंबर को। बट इतना वेट नहीं करेंगे हम, आरसी खत्म होने के 7 दिन में ही भर देंगे, दोनों में से अर्लियर ये डेट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको दिन निकालने हैं। एनआरटीपी की एनुअल रिटर्न नहीं जाती है, सीटीपी की भी एनुअल रिटर्न नहीं जाती है। इसके बाद जीएसटीआर 7 जो टीडीएस वाला होता है, इनकी जो जीएसटीआर 7 जाती है, वो हमने जीएसटीआर 7 की सारी डिटेल वहां कवर की थी। बट जो अपना लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, इनको इसमें अमेंडमेंट भी है बेटा। तो ये वैसे हम टीडीएस चैप्टर में कवर करते हैं, लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट है तो इसलिए मैं बता देता हूं। तो जो जीएसटीआर 7 होती है टीडीएस वालों की, वो भरनी होती है 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ को। टैक्स भी उनको 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे करना होता है। अब अमेंडमेंट क्या है लिखा नहीं हुआ यहां मैंने अमेंडमेंट के बारे में, क्योंकि मटेरियल पहले बन चुका था। लेकिन मैं बता देता हूं आपको अमेंडमेंट क्या है। इस सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट जनवरी में भी एप्लीकेबल रहेगी और ऑनवर्ड्स भी एप्लीकेबल रहेगी। तो सारे बच्चों को ध्यान से सुनना है। हमने वहां ये पढ़ा था कि 10 तारीख जो होती है नेक्स्ट मंथ की, उसमें रिटर्न जाती है। बट वहां ये लिखा था कि 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड। जिस महीने टीडीएस कटा उससे अगले महीने की 10 तारीख को जो है रिटर्न जाती है। बट अगर टीडीएस ना कटा हो तो मतलब रिटर्न जाएगी ही नहीं। यानी कि किसी बंदे ने टीडीएस नहीं काटा पूरे महीने में तो रिटर्न जाएगी नहीं। लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया और वहां लिखा गया कि वेदर टीडीएस डिडक्टेड और नॉट, टीडीएस कटा हो या ना कटा हो, रिटर्न हमेशा जाएगी। ड्यू डेट अभी भी सेम है, 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी कि जून की भरनी है तो 10 जुलाई, जुलाई की 10 अगस्त, अगस्त की 10 सितंबर, ये रिटर्न जाएगी। टीडीएस कटा हो या ना कटा हो, बस इतनी सी अमेंडमेंट है। इस बात को आप ध्यान रखना। इस अमेंडमेंट के नोट्स आपको अमेंडमेंट क्लास में मिल जाएंगे, वो भी जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी।
इसके बाद है बेटा ड्यू डेट ऑफ टैक्स, कि टैक्स की पेमेंट कब की जाती है। तो बेटा जनरली 3B के साथ टैक्स की पेमेंट की जाती है, लेकिन कुछ लोगों के केस में जैसे Q1P वालों के केस में टैक्स की पेमेंट पहले की जाती है और 3B बाद में भरी जाती है, वही बातें कर रहा है यहाँ पर। और जैसे लिखता है कि 3B के केस में, NRTP के केस में और TDS वालों के केस में जो टैक्स की पेमेंट की जाती है उसी दिन रिटर्न भरी जाती है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिटर्न दोनों लिंक हैं, आपस में सेम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे QRMP वाले, उनका डी लिंक्ड है। डी लिंक्ड मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स अलग तारीख को होता है, 25 तारीख को होता है, लेकिन 3B अलग तारीख को भरी जाती है। या कंपोजिशन वाले, उनकी GSTR 4 अलग तारीख को भरी जाती है और टैक्स की पेमेंट अलग तारीख को करी जाती है। तो ये बात है बेटा। तो ये ज्यादा कुछ नहीं, MCQ वगैरह में यूज हो सकता है। कुछ और रिटर्न्स की बात करते हैं, जैसे GSTR 1 की बात करते हैं। फर्स्ट रिटर्न आपकी जो होती है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट रिटर्न कोई अलग नहीं होती, जो आपकी GST नंबर लेने के बाद पहली रिटर्न होती है GSTR 1, उसी को हम फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है 15/9 पे आपका टर्नओवर एक्सीड होती है मान लो, और 20 लाख से ज्यादा हो जाती है, आप लायबल हो जाते हो, 1 महीने में आपको अप्लाई करना होता है, आप अप्लाई कर देते हो, तो यू आर अ गुड बॉय। आपका जो RC आता है 25/10 को, बट वो वैलिड माना जाता है 15/9 से। तो 15/9 से आपके ऊपर टैक्स अप्लाई हो जाता है और टैक्सेबल सप्लाई आप करते हो, लेकिन उसका अभी तक आपने इनवॉइस नहीं बनाया होता 25/10 तक, क्योंकि इनवॉइस तो आप तब बनाओगे ना जब आपके पास RC आएगा। तो इस टाइम पीरियड का आप जो है वो क्या करोगे, इनवॉइस बनाओगे। कब इनवॉइस बनाओगे, ये आप इनवॉइस बनाओगे इस टाइम पीरियड के। इनवॉइस आप ऑलरेडी बना चुके होगे, नॉर्मल इनवॉइस, उन सबको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और वो रिवाइज करना पड़ेगा, ये हम इनवॉइस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। रिवाइज करना पड़ेगा और रिवाइज करके RC आने के बाद जो पहली रिटर्न जाएगी उसमें भरना पड़ेगा। RC आने के बाद पहली रिटर्न जाएगी, पहली R1 11/11 को, तो 11/11 को ये सारे इनवॉइसेस रिवाइज करके आपको इसमें डालने पड़ेंगे। साथ में 11/11 को और कौन से इनवॉइस जाएंगे, जो RC आने की डेट के बाद और 31/10 से पहले पहले के जो इनवॉइस हैं, मंथ एंड से पहले पहले के इनवॉइस हैं, वो तो आपका RC आ चुका है, अब नॉर्मल आप टैक्स इनवॉइस ही बनाओगे, तो ये भी इसी तारीख को जाएंगे। पुराने रिवाइज इनवॉइस और ये नए वाले इनवॉइस भी इसी R1 में जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट R1, अपना फर्स्ट रिटर्न, क्योंकि इसमें जनरली काफी सारे महीनों की डिटेल होती है। बस इतना सा ही टॉपिक था फर्स्ट R1 का। अगला टॉपिक आता है बेटा जो कि है TCS की रिटर्न, वो भी GSTR 8 होती है, जो कि जाती है 10 ऑफ नेक्स्ट मंथ में। उसमें सेम वही बात है जो पहले थी, इसमें कोई चेंज नहीं है, 10 ऑफ नेक्स्ट मंथ ही जाती है। ये पढ़ चुके हैं अपन TCS चैप्टर के अंदर। अब अगली रिटर्न होती है बेटा GSTR 9, 9A, 9B एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के बारे में मैंने आपको बताया है IT चैप्टर के अंदर कि इसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। आइए वो पढ़ लेते हैं। किन किन को एनुअल रिटर्न नहीं भरनी, बेटा जिन जिन को R1 नहीं भरनी उनको एनुअल रिटर्न नहीं भरनी, जैसे कि ISD वालों को नहीं भरनी, NRTP वालों को नहीं भरनी, TDS वालों को नहीं भरनी, TCS वालों को नहीं भरनी, OADR वालों को नहीं भरनी। लेकिन CTP एक एक्स्ट्रा पर्सन है जिनको R1 3B तो भरनी है, बट एनुअल रिटर्न नहीं भरनी, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन 2-3 महीने का ही होता है, इसलिए इसको एनुअल रिटर्न नहीं भरनी। एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट आपको पता ही है 31 दिसंबर होती है नेक्स्ट ईयर की, और GSTR 9 फॉर्म होता है जिसमें भरी जाती है। कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए 9A है, बट ये अभी इफेक्टिव नहीं है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ GSTR 9 को याद करो। ECO के लिए भी एनुअल रिटर्न का 9B फॉर्म है, जो ECO होता है TDS वाला, वो भी इफेक्टिव नहीं है। तभी मैंने लिख रखा है कि 52 सेक्शन जो TDS या TCS काटता है उसको नहीं भरनी होती। ECO वाला भी 9B फॉर्म अभी इफेक्टिव नहीं है, तो उसको भी नहीं भरनी पड़ती। ना तो 9A इफेक्टिव है, ना 9B इफेक्टिव है। लेकिन एक 9C होता है जो कि होती है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको रिको स्टेटमेंट बोलते हैं, ये भरनी होती है कुछ लोगों को। और किन लोगों को भरनी होती है, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होती है, पिछले साल की नहीं, इसी साल की। क्योंकि मान लो 24-25 की रिटर्न भरनी है, वो अगले साल की 31 दिसंबर को भरनी होगी, तो तब तक तो आपको टर्नओवर पता होगी। तो करंट ईयर की जिस साल की ये रिको है, उसी साल के टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको रिको भरनी होती है। रिको किनको नहीं भरनी, जिनको एनुअल रिटर्न नहीं भरनी उनको रिको नहीं भरनी, सेम बात है। इसके अलावा ये होती है सेल्फ सर्टिफाइड, पहले इस पे CA के साइन होते थे, बट अब खुद एसएससी अपने साइन करके रिको जो है वो भर सकता है। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल बनाया है, वो आप पढ़ लेना। इसके अलावा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट वगैरह जो होता है वो अपना वो एग्जम्प्ट है, और उनको नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ना ही उनको रिको भरने की जरूरत होती। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जिनकी कैग ऑडिटर करता है,
तो उनको, या लोकल अथॉरिटी वगैरह जिनकी कैग सीएजी ऑडिट करता है, मतलब ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जिनकी सीएजी ऑडिट करता है, बहुत बड़ा पूरे इंडिया के सीएजी का मतलब जो गवर्नमेंट का ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहे हैं, तो उनकी जो है रिको या एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती। और वैसे एनुअल रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, बट लेट से लेट और लेट भरना चाहो तो भर सकते हो, 3 इयर्स टाइम पीरियड है। ड्यू डेट से 31 दिसंबर से 3 साल और जोड़ लो, वहां तक आप जो है एनुअल रिटर्न भर सकते हो, लास्ट से लास्ट मैक्सिमम। अब आते हैं फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न क्या होता है बेटा, ये भी मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया हो तो बता देता हूं। जब आरसी अपन कैंसिल कराते हैं ना तो फाइनल रिटर्न भरते हैं, ये एक्स्ट्रा रिटर्न होती है। ये नहीं होता जैसे फर्स्ट रिटर्न तो क्या था, नया आरसी लिया, पहली जो R1 है उसी को फर्स्ट रिटर्न बोल देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये तो आपको जो है अलग से भरनी पड़ती है। इसका फॉर्म होता है GSTR 10, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी ड्यू डेट भी बताऊंगा मैं अभी आपको। तो मान लो आपका आरसी यहाँ अप्लाई हुआ कि आरसी कैंसिल कराना है, या तो आपने कैंसिल कराया या फिर ऑफिसर ने कैंसिल किया। 22 तारीख को ऑर्डर आ गया कि भाई आपका आरसी कैंसिल हो चुका है। यहाँ अफेक्टिव, ये ऑर्डर रिट्रोस्पेक्टिवली भी इफेक्टिव हो सकता है, यहां से भी इफेक्टिव हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका 22 तारीख को ऑर्डर आया, अब आपको क्या भरना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। इस फाइनल रिटर्न में क्या कहते हैं, डिटेल जाती है कि आपके पास स्टॉक कितना था, उसका हमें आईटीसी रिवर्स करना होता है। जिस दिन आरसी कैंसिल हुआ है उस दिन का स्टॉक दिखना होता है, उसका आईटीसी रिवर्स करना होता है। तो ये वाली बात आपको मैंने पढ़ाई थी हमारा जो आईटीसी का चैप्टर था उसमें, या फ्रस्ट्रेशन का जो चैप्टर था उसमें आपको ये वाली बात पढ़ाई थी। तो बट यहां पर हमें अब क्या करना है, आरसी कैंसिल हो चुका है, हमें फाइनल रिटर्न भरनी है। तो फाइनल रिटर्न कब तक भरेंगे, हाँ नॉर्मल रिटर्न तो जाएगी, नॉर्मल R1 जाएगी। मान लो 22 तारीख को आरसी कैंसिल हुआ है, तो इससे पिछली जो भी हमारी सेल होगी उसकी नॉर्मल R1 तो जाएगी 11/4 को, 3B भी जाएगी। बट हमें एक फाइनल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। जिस दिन से आरसी आपका कैंसिल किया गया है, हो सकता है वो रिट्रोस्पेक्टिवली पहले से कैंसिल कर दिया जाए। तो जिस दिन से आरसी आपका कैंसिल किया गया है वो डेट, या फिर जिस दिन आपके पास ऑर्डर आया कैंसिलेशन का वो डेट, उनमें से जो भी लेटर है, जनरली जो ऑर्डर की डेट होती है वो लेटर होती है, उसके अंदर आप अपना 3 महीने जोड़ दो। जैसे हमारे एग्जांपल में 22 तारीख थी, उसमें 3 महीने जोड़ दो, और वो जो 3 महीने जुड़ेंगे वहां तक आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी GSTR 10, जिसमें स्टॉक वगैरह की डिटेल देनी पड़ेगी और आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद इसका मैंने एग्जांपल ही बनाया, वो आप देख लेना। अब अगली बात है GSTR 11, ये मैंने आपको कराया था। ये होता है यूनाइटेड जो नेशन वाले होते हैं, UIN नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यूनाइटेड नेशन, ये एम्बेसी वाले, कॉन्सुलेट ऑफिस, इनका ऑल ओवर इंडिया में एक ही नंबर होता है। इनको GSTR 11 भरनी पड़ती है। अपना आईटीसी तो इनको मिलता ही नहीं, जिन्होंने इनपुट पर टैक्स पे किया होता है उसका रिफंड क्लेम करने के लिए इनको GSTR 11 जो है वो भरनी पड़ती है। ये वाली बात थी बेटा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ना तो इनकी ड्यू डेट है, पूरे इंडिया की एक ही जाएगी। जब भी इनको टैक्स का रिफंड क्लेम करना हो तो अपना ये इनपुट की डिटेल दे सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है बेटा, रिटर्न भरने को में लेट हो जाए तो क्या होता है। जैसे रिटर्न 11 तारीख को भरनी है या 20 तारीख को भरनी है 3B, अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको लेट फीस अप्लाई होती है। 3B लेट भरते हो और अगर आप टैक्स भी लेट जमा कराते हो तो इंटरेस्ट लगता है। वो तो सेक्शन 50 में पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर आपको करा दिया है, उसमें कराया है। बट अगर रिटर्न लेट भरते हो तो लेट फीस लगती है। पेनल्टीज वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपने सिलेबस में 2 ही चीजें हैं, इंटरेस्ट और लेट फीस। इंटरेस्ट लगता है अगर आप टैक्स की लेट पेमेंट करते हो, और लेट फीस लगती है रिटर्न लेट भरते हो। बट लेट फीस भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही सिलेबस में है कि लेट फीस लगती है। कितनी लगती है ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा अपना, हाँ, अगर आप रिटर्न नहीं भरोगे टाइम पे तो 15 दिनों के अंदर आपको नोटिस आ सकता है, और नोटिस आने के बाद आपको अगले 15 दिनों के अंदर आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। नोटिस तो तुरंत भी आ सकता है, कुछ दिनों में भी आ सकता है। नोटिस आने के 15 दिनों के बाद आपको तुरंत रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भरोगे तो फिर ऑफिसर अपने हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल देगा, और हो सकता है वो ज्यादा टैक्स भी आपसे ले ले। ठीक है, हाँ, रिटर्न भरते टाइम टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो है पेनल्टी वगैरह वो भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सेक्शन 50 आपको पहले कराया जा चुका है, पेनल्टी सिलेबस में है नहीं। लेट फीस भी भरनी पड़ती है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
इसके बाद इसमें बस यही कहानी लिखी हुई है कि सीजीएसटी में भी इक्वल लेट फीस लगती है, एसजीएसटी में भी इक्वल लेट फीस लगती है, वो दोनों पे करनी पड़ती हैं, बट कितनी होती हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। और वैसे भी लेट फीस काफी गवर्नमेंट ने कम कर दी है, एक्ट में ज्यादा लिखी हुई थी, इसलिए आईसीए ने उसको सिलेबस से हटा दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीएसटी प्रैक्टिशनर। ये क्या होते हैं भाई? हम जो रिटर्न भरते हैं, आम इंसान रिटर्न कैसे भरे, उनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग प्रैक्टिशनर्स की हेल्प ले सकते हैं। देखिए सीए भी जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि सीए हो। तो वो मैं बताऊंगा क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, प्रैक्टिशनर के बारे में लिखो। लेकिन प्रैक्टिशनर जो है वो बंदा होता है जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेता है, वो एक रजिस्टर्ड होता है। सीए कोई लाइसेंस नहीं लेता गवर्नमेंट से। सीए तो क्या करता है, क्लाइंट का ही यूजर आईडी पासवर्ड लेकर उसी से रिटर्न भरता है। और गवर्नमेंट को तो पता नहीं चलता सीए रिटर्न भर रहा है, गवर्नमेंट को लगता है क्लाइंट रिटर्न भर रहा है, क्योंकि हम उन्हीं का यूजर आईडी पासवर्ड लेते हैं। बट प्रैक्टिशनर को क्या करता है, एक अलग यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, और प्रैक्टिशनर जो है अपने खुद के यूजर आईडी पासवर्ड से रिटर्न भरता है। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिशनर की, देखो लिख रखा है कि उनको विदाउट क्लाइंट का आईडी पासवर्ड, अपना खुद का आईडी पासवर्ड मिलता है सेपरेट, उससे वो रिटर्न भरता है। बाद में क्लाइंट उसको बस अप्रूव कर देता है। इसके अलावा आप अलग अलग जीएसटीपी चूज कर सकते हो। एक साल आप एक चूज कर लो, अगले साल अलग चूज कर लो, ऐसा हो सकता है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जीएसटीपी बनने के लिए आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको भी समझाता हूं कि इसमें क्या प्रोसेस है। तो अब यहां पर देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है जीएसटीपी बनने के लिए। तो जीएसटी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और हाँ, तो ये कुछ बातें लिख रखी हैं। ये थोड़ा आई थिंक गलत आ गया है, मैं इसको चेक करता हूं। तो हाँ, अब बेटा अगली बात करते हैं। हाँ, जीएसटी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो जीएसटी बनने के लिए या देखो, ये 4 चीजें तो होनी जरूरी हैं। इंडिया का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और किसी कोर्ट में उनको जेल वगैरह कन्विक्ट ना किया गया और दोषी ना पाया गया हो, ये तो होना जरूरी है। साथ में इन 3 चीजों में से कोई भी एक हो सकती है। ये एक एक करके ध्यान से पढ़ना। देखो क्या लिखा रखा है, या तो वो भाई टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करी हो उसने और रिटायर हुआ हो वहां से, और कम से कम गेजेटेड ग्रुप बी के गेजेटेड ऑफिसर के रूप में रिटायर हुआ हो 2 साल की नौकरी करने के बाद। ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट है, किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट में, अपना सेल टैक्स डिपार्टमेंट या कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उसने जॉब करी हो और 2 साल तक का एक्सपीरियंस हो, ग्रुप बी का ऑफिसर, कम से कम इतनी रैंकिंग पे उसने जॉब की हो, तो रिटायर हुआ हो, तो वो बंदा बन सकता है जीएसटीपी। या फिर पुराने जो रिटर्न, पुराने जो लॉ थे, सेल टैक्स का लॉ या टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स का लॉ, या कोई और पुराने जो लॉ थे, जैसे एक्साइज का लॉ, इनकम टैक्स नहीं सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज का लॉ, सर्विस टैक्स का लॉ, अगर उन पुराने कानूनों में जीएसटी आने से पहले के जो कानून थे उसमें अगर आप 5 साल तक प्रैक्टिशनर थे, तो आप यहां पर भी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। या फिर इन डिग्रियों में से एक डिग्री होनी चाहिए तो भी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। क्या, बीकॉम की ग्रेजुएशन की डिग्री, एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, कॉमर्स में तो यही होती है, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, ये डिग्रीज, या बैंकिंग की कोई डिग्री हो, वही ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, या एमबीए की डिग्री हो, एमबीएम बिजनेस मैनेजमेंट, अपना बीबीएम बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हो, अपना बैचलर्स, या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएट, और इंडियन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए ये डिग्री। और अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो भी आप, सेम डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो भी बन जाओगे, लेकिन वो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो भी हो जाओगे। या फिर कोई अदर एग्जाम पास करना पड़ेगा गवर्नमेंट का, या फिर आपकी अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता ही दिया। या फिर आप सीए फाइनल के एग्जाम पास कर चुके हो, सीए बन चुके हो, सीएस बन चुके हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुके हो, सीएमए बन चुके हो, तो भी इनमें से एक काम कर लिया होगा तो भी आप अपना जीएसटी भी बन सकते हो। तो ये 4 कंडीशन तो होनी ही चाहिए।
और इसके बाद जो ये हैं इनमें से एक हो सकता है, या तो आप गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में 2 साल तक काम किया हो, या पुराने टैक्स लॉ के अंदर 5 साल प्रैक्टिशनर बने हो, या फिर इन सारी डिग्री में से एक डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, इन सब चीज़ों की, या फिर लॉ के अंदर भी, यानी कि एलएलएम, बैचलर ऑफ लॉ, या फिर अपना मास्टर्स ऑफ लॉ, ये अपना डिग्री करी हो, एलएलबी होती है ना डिग्री, तो ये करी हो, या फिर क्या कहते हैं अपना बैंकिंग में और एमबीए वगैरह वाली डिग्री ये करी हो, फॉरेन से या इंडिया से, फॉरेन की यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या फिर सीए, सीएस, सीएमए की फाइनल डिग्री भी आपने ले रखी हो। तो ये तो है एलिजिबिलिटी, कौन कौन जीएसटीबी बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है इसके अंदर से। अगला है जीएसटीबी क्या क्या काम कर सकता है, काफी सारे काम लिखे हुए हैं, जैसे कि R1 भर सकता है, अपना मंथली रिटर्न्स वगैरह R1 भी भर सकता है, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर में जमा करा सकता है, क्रेडिट लेजर में पैसा जमा करा सकता है, इसके अलावा ई वे बिल बना सकता है, इसके अलावा चालान बना सकता है, जैसे PMT-06 चालान होता है, अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकता है, या फिर अपना कंपोजिशन से विड्रॉ कर सकता है, कंपोजिशन में आ सकता है उससे विड्रॉ कर सकता है। मतलब ये सारा काम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं हम। रिफंड के लिए फाइल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन वगैरह करा सकते हो, चेंज करा सकते हो, या किसी ट्रिब्यूनल वगैरह में अपील हुई है, कोई केस लग रहा है, तो क्लाइंट के बिहाफ पर आप अपील में भी जा सकते हो। तो ये सारा काम जो है वो अपना कर सकता है जीएसटीपी, लेकिन इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी अपना उस रजिस्टर्ड पर्सन से। रजिस्टर्ड पर्सन अगर अलाउ करेगा तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन है पहले वो कंसेंट देगा, तभी जीएसटीपी उसके बिहाफ पर ये काम कर पाएगा। यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर अलग होगा, जीएसटीपी का जीएसटी नंबर अलग होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन पहले कंसेंट देगा कि मेरा ये जीएसटीपी है, ये काम कर पाएगा, तो ही जीएसटीपी वो काम कर पाएगा। लेकिन जीएसटीपी रिटर्न भर तो देगा क्लाइंट के बिहाफ पर, बट क्लाइंट को अप्रूव करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट अप्रूव नहीं करता तो उस केस में डीम्ड मान लिया जाएगा कि क्लाइंट ने हाँ भर दी, तो क्लाइंट को जो है अप्रूव करना पड़ेगा। बट क्लाइंट अगर अप्रूव नहीं करता तो मान लिया जाएगा कि उसने हाँ कर दी। तो साइन करने से पहले क्लाइंट जो है वो अपना चेक कर ले सारी चीजें, क्योंकि लायबल तो क्लाइंट होगा। बट अगर क्लाइंट ने साइन कंफर्मेशन नहीं दी तो फिर हम मान लेंगे कि उसने कंफर्मेशन दे दी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि अपना जीएसटीपी ये सारे काम कर सकता है, डिजिटल सिग्नेचर से अपना वो यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको नोटिस दिया जाएगा, कोई नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात तो नहीं है। जीएसटी बनने का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस जीएसटी बनने का ये है कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपका फॉर्म बहुत सारे आएंगे, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, चेक किया जाएगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी की जा सकती है। और उसके बाद आपको एक बार एनरोलमेंट दे दिया गया तो वो एनरोलमेंट वैलिड रहेगा, आपको जीएसटी बना दिया गया तो वैलिड रहेगा। ऑल्दो आपका एक टेस्ट भी होगा, एग्जामिनेशन भी होगा, और ये बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। तो उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद आप जीएसटी बन जाओगे, और जीएसटी बनने के बाद वो हमेशा आपके लिए वैलिड रहेगा। तो हाँ, तो वो वैलिड रहेगा, और आपको हटाया भी जा सकता है बाद में, बट आपको पहले नोटिस वगैरह दिया जाएगा हटाने से पहले। ये सारी बातें थी। तो पुराने वाले बंदे भी जीएसटी में बन सकते हैं, और टैक्स सेल रिमेन एनरोल्ड फॉर ओनली 30 days फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट अनलेस ही पासेस द एग्जामिनेशन। 30 महीनों तक, 30 महीने, लगभग 2.5 साल हो गए, 30 महीनों तक जो पुराने कानूनों में जीएसटीपी थे, यानी कि पुराने कानूनों में जो सेल टैक्स प्रैक्टिशनर थे, वो नए कानून में भी, जीएसटी वाले कानून में भी जीएसटी बन सकते हैं 30 महीनों तक। उसके बाद उनको एग्जाम पास करना पड़ेगा ये वाला। खैर, इनमें से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आगे तो करना ही नहीं है आपको। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। जीएसटीपी में से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बस एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शंस ऑफ जीएसटीपी क्या हैं, या ये प्रोसेस क्या है एनरोलमेंट की, या ये वाला जो फंक्शंस हैं वो क्या है जीएसटीपी के, क्वालिफिकेशन क्या है जीएसटीपी के, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना। और ये एग्जाम्पल ही मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं कि वो जीएसटी बन सकता है नहीं बन सकता, तो इनको एनालाइज करके इस बातों को वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ बनाए हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। अच्छे से आप रिवीजन करते रहिए, इनको आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार देखना चाहो देखो। रिवीजन लेक्चर्स को यूट्यूब पे डले हुए हैं, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको टॉपिक्स याद होंगे। हमारा जो रैंक आया था जिस गुड़िया का अभी मई अटेम्प्ट के अंदर, उस गुड़िया ने भी इवन उसने 2-3 बार रिवीजन लेक्चर देखे, उसने अपना तैयारी के टाइम पे देखे, और फिर
जब एग्जाम से पहले का एक दिन था उसमें भी ये रिवीजन लेक्चर देखे हैं, क्योंकि उस टाइम पर कई बार दिमाग नहीं काम कर रहा होता, खुद से रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा होता, तो 1.5x 2x की स्पीड पे इनको देखकर भी रिवाइज किया जा सकता है। तो इसी तरह से जो है आपको जीएसटी के भी रिवीजन लेक्चर सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, इनकम टैक्स के भी ऐसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।